हाँ जी। तो हम क्या पढ़ रहे थे, ट्रैक्टर के बारे में पढ़ रहे थे अपने। एक लेक्चर अपना ट्रैक्टर से संबंधित हो चुका है, उसमें हमने क्या कवर कर लिया, ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन कवर कर लिया। तो ट्रैक्टर के क्लासिफिकेशन में लास्ट वाला जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था वो था पर्पस के आधार पे, यानी कि किस उद्देश्य से हम ट्रैक्टर को ले रहे हैं, उस उद्देश्य के आधार पे ट्रैक्टर का क्लासिफिकेशन। तो वहां पे दो इंपॉर्टेंट टाइप थे। एक तो था उसमें ऑल पर्पस ट्रैक्टर और एक था उसमें और चार ट्रैक्टर। तो मैंने कहा था इनकी फोटोज ऐड कर दूंगा, तो सबसे पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। ये आपके सामने ऑल पर्पस ट्रैक्टर है, जो कि आपने जितने भी ट्रैक्टर्स देखे होंगे जनरली ऑल पर्पस ट्रैक्टर ही देखे होंगे। इनमें रहता क्या है, वो थ्री हिच पॉइंट जिनमें रहता है, ये इनकी स्पेशलिटी रहती है कि थ्री हिच पॉइंट सिस्टम जिनमें अवेलेबल रहेगा वो जनरली ऑल पर्पस ट्रैक्टर रहते हैं। ठीक है। थ्री हिच पॉइंट का मतलब क्या हो गया, तीन ऐसे बिंदु ट्रैक्टर में जहां से किसी इंप्लीमेंट को, किसी हल को या किसी दूसरे इंप्लीमेंट को जोड़ा जा सके ट्रैक्टर के साथ में। वो कौन से होंगे, दो तो आपके लिफ्ट के साइड में रहते हैं, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट रहती है, हमने हाइड्रोलिक सिस्टम पढ़ा था। उसके कारण हाइड्रोलिक प्रेशर के कारण इन्हें ऊपर या नीचे उठाया और गिराया जा सकता है, और साथ साथ एक जगह पे होल्ड करके भी रखा जा सकता है। तीसरा पॉइंट कहाँ रहता है, तीसरा पॉइंट यहाँ रहता है पीटीओ से ऊपर की तरफ, जिसमें एक और अपने क्या लगाएंगे, ड्राइव लगाएंगे, और उसकी सहायता से क्या करेंगे, तीसरे पार्ट से अटैच करेंगे किसी इंप्लीमेंट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक ब्लेड डोजर को अटैच कर रखा है ट्रैक्टर के थ्री हिच पॉइंट से, और ये रहता है ऑल पर्पस ट्रैक्टर, जिसको आप तकरीबन तकरीबन सभी प्रकार के कार्यों में काम में ले सकते हो ट्रैक्टर अपने फील्ड से संबंधित। ये रहता है ऑल पर्पस ट्रैक्टर। इंडिया में सबसे मोस्ट पॉपुलर जो टाइप है ट्रैक्टर का वो यही है, और आपने जनरली जितने भी देखे होंगे उतने टाइप यही देखे होंगे। स्पेसिफिक ट्रैक्टर आने बंद हो गए, क्योंकि जो इंडिया में जो फार्मर्स है उनकी बाइंग कैपेसिटी उतनी नहीं है कि वो हर एक स्पेशल पर्पस के लिए उसी टाइप का एक ट्रैक्टर परचेज कर ले या उसी टाइप की एक मशीन परचेज कर ले। इसलिए वो ऐसा चाहते हैं कि हम तो कोई एक मशीन खरीद रहे जो ही मशीन सारी चीजों के काम दे दे। तो ट्रैक्टर इज ऑल पर्पस ट्रैक्टर इज दैट काइंड ऑफ मशीन। उसके बाद में बात करते हैं और चार ट्रैक्टर के बारे में। तो यहाँ मैंने आपको बताया कि और चार ट्रैक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, थोड़ा सा वो हाइट उसकी ज्यादा होनी चाहिए और कॉम्पैक्ट होना चाहिए। ठीक है, क्यों होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको चलाना कहाँ पड़ेगा, तो आपने जो पेड़ लगा रखे हैं उन पेड़ों के बीच में जो गैप है केवल उस उतना गैप होगा आपके पास ट्रैक्टर ड्राइव करने के लिए, उससे अतिरिक्त गैप आपके पास ट्रैक्टर ड्राइव करने के लिए होगा नहीं। उसी गैप में आपको सारे काम करने पड़ेंगे। आपको हार्वेस्टिंग करनी है, किसी दवा की स्प्रे करनी है या किसी न्यूट्रिएंट की स्प्रे करनी है, कुछ भी करना हो आपको, केवल उतना ही आपके पास स्पेस रहेगा। ठीक है। और उसमें आप ऐसा भी नहीं कि आप छोटा ट्रैक्टर यूज कर रहे हो तो उससे आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि पेड़ आपने जो लगा रखे हैं उनकी हाइट ज्यादा होगी। तो उनके हाइट पूरा का पूरा कंप्लीट फोलियस कवर हो, इसके लिए हमें ऐसे ट्रैक्टर की रिक्वायरमेंट रहेगी जो हाइट तक जा सके उनकी, लाइक दिस। ठीक है। तो ये कुछ और चार ट्रैक्टर थे और कुछ ऑल पर्पस ट्रैक्टर थे। अब अपना आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि एक ट्रैक्टर, एक बेसिक ट्रैक्टर के या एक ऑल पर्पस ट्रैक्टर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, यानी उसके कौन कौन से घटक होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे, अब ये सारे घटक में से आपको ऑलमोस्ट घटक के बारे में पता, आपको कंपोनेंट्स के बारे में पता होगा, क्योंकि आपने इंजन से रिलेटेड और उसके सिस्टम पढ़ लिए सारे के सारे। और वही जैसे मनुष्य, जैसे अगर बात करते हैं अपने बायोलॉजी में बात करते हैं, तो कोशिका होती है, वो मिलकर के उत्तक यानी कि टिश्यू का निर्माण करती है, टिश्यू मिलकर के किसी सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, सॉरी, टिश्यू मिलकर के किसी ऑर्गन का निर्माण करता है, अंग का, और कोई अंग मिलकर के किसी सिस्टम, किसी तंत्र का निर्माण करते हैं, और कई सारे तंत्र मिलके पूरे मनुष्य का निर्माण करता है या पूरे ह्यूमन बॉडी का निर्माण करता है। उसी तरीके से ट्रैक्टर के अंदर भी क्या हो गया, छोटे छोटे पार्ट्स हो गए, वो पार्ट्स मिलकर के किसी एक आपके बना रहे हैं, मशीन को बना रहे हैं, किसी एक डिवाइस को बना रहे हैं, वो डिवाइसेज एक दूसरे से जुड़ के किसी एक सिस्टम को बना रहे हैं, और वो कई सारे सिस्टम मिलकर के पूरे ट्रैक्टर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सिस्टम ट्रैक्टर में, अगर पहला कंपोनेंट देखा जाए ट्रैक्टर में, तो वो क्या है, आपके इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी कि आईसी इंजन। आपको अच्छे से पता है क्या होता है आईसी इंजन। सेकंड कंपोनेंट के बारे में बात करें, क्लच। तो क्लच आपको अच्छे से पता है, जो फ्लाई व्हील होगा उसके बिल्कुल पास में रहेगा, प्रेशर प्लेट के कारण फ्लाई व्हील के साथ चिपक जाता है। जब क्लच फ्लाई व्हील के साथ में चिपक गया होगा उस टाइम क्या होगा, उस टाइम फ्लाई व्हील के साथ साथ आपका जो मेन एक्सिस एक्सल होगा वो भी रोटेट करेगी। ठीक है, और आपकी पावर जो होगी वो इंजन की पावर ट्रांसमिशन बॉक्स को या फिर ट्रांसमिशन गियर्स को डिलीवर की जाएगी, और वहां से फाइनली आपके व्हील्स को डिलीवर की जाएगी। तो ये आपके क्लच का काम क्या रहता है, इंजन की पावर को कनेक्ट या डिसकनेक्ट करने का काम रहता है, ड्राइवन मोटर और ड्राइवन पार्ट्स और ड्राइविंग पार्ट्स को अटैच या डिटैच करने का काम रहता है क्लच का। ओके, उसके बाद में हमने थर्ड चीज पढ़ी, ट्रांसमिशन गियर्स। तो इसके बारे में हम अच्छे से डिटेल स्टडी कर चुके हैं कि क्या होते हैं ट्रांसमिशन गियर्स, गियर बॉक्स क्या रहता है, गियर्स चेंज कैसे किए जाते हैं, ट्रैक्टर आगे क्यों जाता है, पीछे क्यों जाता है, फर्स्ट गियर में पावर ज्यादा क्यों होती है, स्पीड कम क्यों होती है, सेकंड गियर में क्या सिस्टम होता है, ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। उसके बाद में डिफरेंशियल यूनिट।
तो डिफरेंशियल यूनिट के बारे में भी हम पूरा डिटेल स्टडी कर चुके हैं। क्या होती है डिफरेंशियल यूनिट? ट्रैक्टर के बैक पार्ट में लगी रहती है, जिसका मुख्य कार्य क्या रहता है? इसका मुख्य कार्य रहता है कि जब हम किसी मोड़ पे जा रहे हो, ट्रैक्टर सीधा चल रहा हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे इस ट्रैक्टर को मोड़ लेना पड़ेगा तो ट्रैक्टर के अंदर वाले पहिए जो होंगे उनको कम दूरी तय करनी पड़ती है और बाहर वाले पहियों को अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। तो वो सारा का सारा मैनेज करने का काम कौन करता है? डिफरेंशियल यूनिट। उसके बाद में अगर बात की जाए फाइनल ड्राइव, तो फाइनल ड्राइव भी हम जानते हैं कि आरपीएम को और ज्यादा रिड्यूस कर देने के लिए, आरपीएम को और ज्यादा रिड्यूस कर देने के लिए एक बड़े साइज की गियर लगा रहता है और वही फाइनली आपके व्हील्स को पावर ट्रांसफर करता है। उसी की सहायता से आपके जो पहिए होते हैं पहिए घूमते हैं। तो ये उसको क्या कहते हैं? फाइनल ड्राइव। इसको भी हम अच्छे से स्टडी कर चुके हैं। उसके बाद में रियर व्हील्स यानी पीछे वाले पहियों को रियर व्हील्स बोलते हैं और फ्रंट व्हील ट्रैक्टर के आगे वाले पहियों को फ्रंट व्हील बोलते हैं। रियर व्हील का साइज बड़ा करने का कारण क्या था? फिर से हमें आरपीएम को घटाना है, आरपीएम को घटाएंगे तो टॉर्क ज्यादा मिलेगा हमें, ठीक है, सेम पावर के साथ में। स्टेयरिंग सिस्टम का कार्य क्या रहेगा? आपके ट्रैक्टर को लेफ्ट राइट मूवमेंट करवाने का काम रहेगा, डायरेक्शन देने का काम रहेगा। हाइड्रोलिक कंट्रोल भी हम पढ़ चुके हैं। हाइड्रोलिक कंट्रोल के कारण आपका क्या होगा? लिफ्ट मैकेनिज्म जो होता है वो काम करता है। उसके अलावा आपके जो प्रेशर वाली ट्रॉली वगैरह होती है उनमें भी ये चीज हेल्पफुल रहती है। ब्रेक्स नॉर्मल चीज है, आप समझते हो इसके बारे में आसानी से। उसके बाद में बात करते हैं पावर टेक ऑफ यूनिट। तो पीटीओ के बारे में आप अच्छे से जानते हो कि आपके ट्रांसमिशन सिस्टम का एक पार्ट रहता है और इसकी जो रोड रहती है वो पीछे से, जो इसकी एक्सल रहती है पीछे से निकली रहती है ट्रैक्टर में, उसको पावर टेक ऑफ यूनिट बोलते हैं। 540 प्लस माइनस 10 आरपीएम इसकी स्पीड तय की गई है, लेकिन आजकल जो स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं उन स्टैंडर्ड में 1000 आरपीएम वाले ट्रैक्टर, आरपीएम की स्पीड पे चलने वाले पीटीओ भी डिजाइन होने लग गए। ठीक है। ट्रैक्टर पुली के बारे में आप अच्छे से समझते हो। पीटीओ के साथ में एक और पार्ट हमने अटैच कर दिया, उससे क्या बन गया? पीटीओ जो था वो बेल्ट पुली के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब आप कोई भी बेल्ट पुली यूज करके, कोई किसी भी फैन बेल्ट का यूज करके दूसरे स्टेशनरी मशीन को चला सकते हो, जैसे कि आपकी आटा चक्की हो गई या चाप कटर हो गया या ट्यूबवेल इंजन वगैरह हो गया, उन सारी मशीनों को आप चला सकते हो। उसके बाद में बात किया गया ड्रो बार के बारे में। तो ड्रो बार क्या हो गया? खींचना। अब ट्रैक्टर किसी चीज को खींचने का काम कब करेगा? यहाँ पे दो चीजें समझना, उन दो चीजों को। एक तो रहता है हिच सिस्टम। हिच सिस्टम में उसे ड्रॉ होना नहीं बोलते। अगर मैं बोलूंगा कि मैंने क्या कर दिया, मैंने प्लाऊ जो है, हल जो है, उनको ट्रैक्टर से जोड़ रखा है, तो इसको मैं इंग्लिश में क्या बोलूंगा कि मैंने प्लाऊ को क्या रखा है? आपके ट्रैक्टर से माउंट कर रखा है, ध्यान रखना। जबकि ट्रॉली वगैरह के केस में वो नहीं बोलते, ट्रॉली को हिच सिस्टम से नहीं जोड़ते। जो आपको तीन ये पॉइंट दिखाए थे, यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो 3 पॉइंट है, इन पॉइंट से आपकी ट्रॉली नहीं जुड़ती। पीटीओ के नीचे की तरफ एक और पार्ट रहता है जिसको हुक बोलते हैं, ठीक है। उस हुक के साथ आपकी ट्रॉली या जो भी कोई खींचने वाली चीज होती है वो आकर के जोड़ी जाती है। यहाँ भी अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ आपको थोड़ा दिखाई दे रहा है, ठीक है। बाकी इसकी भी इमेज आगे ऐड की गई है। तो हुक और इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। जो ट्रॉली वगैरह होगी, खींचने वाली चीजें होंगी, ड्रॉ बार वाली चीजें होंगी, वो हुक के साथ जुड़ती है, तो वो उसका कंपोनेंट हो गया। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल को आप डैशबोर्ड भी बोल सकते हो, यानी स्टीयरिंग के पीछे जो भी आपको इंस्ट्रूमेंट्स दिखाई देते हैं, जहां से आप हॉर्न बजाते हो, जहां से ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हो, बंद करते हो, हेडलाइट्स ऑन ऑफ करते हो, इंडिकेटर्स देते हो, स्पीड आपको दिखाई देती है, आपके आरपीएम्स आपको दिखाई देते हैं, टेम्परेचर गोज का मीटर वहां पे लगा रहता है, इसी तरीके से आपके ऑयल प्रेशर का गेज वहां पे लगा रहता है। वो सारी चीजों को क्या बोलते हैं? कंट्रोल पैनल, जहां से आप सारे ट्रैक्टर की व्यवस्थाओं को मैनेज कर सकते हो। हिच सिस्टम आपने अभी अभी पढ़ लिए। तो ये ट्रैक्टर के कंपोनेंट्स रहते हैं। उसके बाद में इन्हें एक लाइन डायग्राम में दिखाया गया है। ये ट्रैक्टर का आपके वर्टिकल व्यू है और ये ट्रैक्टर का हॉरिजॉन्टल व्यू है। इन व्यूज में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मार्किंग कर दी गई 1 नंबर, और इस चीज को बोल दिया गया 1 नंबर। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो 1 नंबर पे है वो फ्रंट व्हील यानी आगे का पहिया है। सेकंड नंबर से मार्किंग कर दी गई इस पॉइंट को, तो ये क्या हो गया? सेकंड नंबर पे फ्यूल टैंक कैप हो गया। इसी तरीके से आप सारे के सारे पार्ट्स को देख लेना, कौन सा पार्ट क्या रहता है और कौन से पार्ट की पोजीशन कौन क्या रहती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए किस पार्ट की पोजीशन क्या होगी, ठीक है। इसको सारे को पढ़ लेना। मेरे ख्याल से इसमें ऐसा कुछ मुश्किल है नहीं जो आपको परेशान करे, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम्स इससे रिगार्डिंग सॉल्व करवा दूंगा। ओके, ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें विशेष जो आपको समझ ना आए, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है मेरे को बोलना, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने कि चलो ठीक है, हमने जान लिया ट्रैक्टर क्या होता है, ट्रैक्टर के प्रकार कितने सारे होते हैं। मैं हूं एक फार्मर और मेरे को लेना है ट्रैक्टर। मैं कौन सा ट्रैक्टर लूं भाई? 20 हॉर्स पावर का लूं, 40 हॉर्स पावर का लूं, या बड़ा ट्रैक्टर ले लूं? मैं सोचूंगा नहीं यार 50 हॉर्स पावर का लेते हैं, ठीक है। या फिर मैं सोचूं कि चलो छोटा ही ले लेते हैं यार, या मैं सोचूं पावर टिलर ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं कौन सा ट्रैक्टर लूं, मैं किस तरीके से डिसाइड करूंगा? एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप क्या करते हो, आपके घर के अंदर 6 सदस्य हैं, ठीक है।
आपके घर में 6 सदस्य और आपको गाड़ी लेनी है, तो क्या आप ऑल्टो ले आओगे? या आपके घर में 7 सदस्य और आपको गाड़ी लेनी है, तो क्या आप ऑल्टो ले आओगे या कोई भी 5 सीटर कार ले आओगे? आप यही सोचोगे कि नहीं यार, किसी शादी में जाना पड़ गया मान लीजिए, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, 7 सदस्य है, तो कम से कम मैं 7 सीटर कार तो लेकर के आऊँ। ठीक है। और बाई चांस फैमिली के अंदर जो मेंबर्स है वो मेंबर्स मेल है, तो आप ये सोचोगे कल को उनके भी बच्चे वगैरह होंगे। मफलर, एक चैट पे मैसेज आया कि मफलर क्या होता है। मफलर के लिए बता देता हूँ आपको, जिसे आप साइलेंसर बोलते हो किसी भी बाइक वगैरह में। यहाँ अगर बात करेंगे, मफलर आपको दिखाया गया 18 नंबर पे। ये जो साइलेंसर का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं मफलर, जिसका काम रहता है इंजन नॉइज को रिड्यूस कर देना। ठीक है। जो बुलेट बाइक यूज करते हैं ना जो लोग, वो क्या करते हैं, वो ये अलग अलग तरीके के डलवा लेते हैं, जिसके कारण उनके साउंड इंक्रीज हो जाती है। आजकल जो पहले कंपनी से बुलेट आती थी उसके अंदर साउंड बहुत होती थी, वो नॉइस बहुत करती थी। आजकल जो आती है पास से गुजर जाती है, पता नहीं लगता। तो लड़के क्या करते हैं, टशन के चक्कर में क्या करते हैं, ये मफलर सारा का सारा चेंज करवा लेते हैं अपना ये। और उससे क्या नुकसान रहता है उन्हें, कि वो साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, होता ही एग्जॉस्ट सिस्टम का पार्ट है, यहाँ से धुआं ही निकलेगा, काम इसका एग्जॉस्ट का ही है। लेकिन वो ये है साउंड प्रोड्यूस करने के लिए, नॉइस को कम करने के लिए इसको लगाया गया था इंजन में। और थोड़ा सा आप मान सकते हो कि सुरक्षात्मक दृष्टि से भी हो सकता है, क्योंकि इंजन एक तो बिल्कुल ये होगा, यहाँ से अगर इंजन के बिल्कुल पास से अगर इसको कर दिया जाता तो वहीं से हीट रिलीज होती, लेकिन अब हीट इस मफलर में ट्रैप हो जाती है और यहाँ से बाहर निकलती है, तो वो इंजन के पास में हीटिंग को भी थोड़ा सा रिड्यूस कर देता है ये। एग्जॉस्ट सिस्टम का क्या काम होगा, जली हुई धुएं को बाहर निकालने का, जिसमें कितना परसेंट होगी, 40% एनर्जी होती है आपके फ्यूल की, क्योंकि आपने ये चीज पढ़ रखा है कि आपका जो फ्यूल होगा उस फ्यूल में 30% काम में ले लिया जाएगा, आपके पिस्टन को मूवमेंट करवाने में 30% कूलिंग के द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा, और 40% आपके एग्जॉस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। यानी इसमें हीट होगी, इसीलिए इसकी लेंथ को ज्यादा रखते हैं। सेकंड ये आपके नॉइस कम करने के लिए, इंजन नॉइस को कम करने के लिए। ओके, वरना आप इरिटेट हो जाओगे काम करते करते। कुछ बाइक्स को आपने देखा होगा, उनमें मफलर निकलवा देते हैं, तो वो क्या करते हैं, पट 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 ऐसा कुछ साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर से चलते हैं अपने टॉपिक पे, कि मैं कह रहा था कि अगर आपके घर में 7 सदस्य हैं, तो आप 5 सीटर कार थोड़ी खरीदोगे, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार कार खरीदोगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या हो जाएगा कि आप अपनी आवश्यकता के अनुसार ट्रैक्टर खरीदोगे। आपकी आवश्यकताएं क्या होंगी उनके बारे में बात करते हैं। हाँ जी। तो ट्रैक्टर के सिलेक्शन के बेसिस पे बात कर रहे थे कि कौन सा ट्रैक्टर मैं सेलेक्ट करूं। तो यहाँ पे क्या प्रकार हो जाएगा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ लैंड होल्डिंग के आधार पे, कि भाई साहब मेरे पास जमीन कितनी है। कहीं पता लगे कि मेरे पास जमीन है 1 बीघा और मैं ट्रैक्टर ले आया है, देखो 10 लाख का। ठीक है, वो पूरे कैसे होंगे भी मेरे 10 लाख रुपए? ठीक है, लोगों के खेत में चलाना पड़ेगा उसको किराए पे, तो जाके पूरे होंगे। उस पर्पज से भी लोग खरीदते हैं डेफिनेटली, लेकिन यहाँ पे हम किराए में चलाने के पर्पज से नहीं देख रहे। यहाँ पे हम केवल उस पर्पज से देख रहे हैं कि हमें खुद के काम में लेना है भाई, घर घर के काम में लेना है। तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा अपने कितने जमीन के मालिक हैं। और अगर मैं क्या कर रहा हूँ, जमीन भी 2 प्रकार की होती है। देखो आप लोगों ने, वैसे तो आप सेकंड ईयर में हो और प्लस आपका बैकग्राउंड भी एग्रीकल्चर रहा है मेजोरिटी स्टूडेंट्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि खेती 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है आपकी ड्राईलैंड फार्मिंग, और एक होती है, वैसे 3 टाइप की होती है खेती। एक होती है आपकी रेनफेड फार्मिंग, और एक होती है आपकी इरिगेटेड फार्मिंग। ड्राईलैंड फार्मिंग जहाँ पे बारिश नहीं होती लेकिन उसके बावजूद भी लोग लगा लेते हैं, यानी कम मात्रा में बारिश होगी उसके बावजूद भी लोग क्या कर लेते हैं, खेती कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अपनी कैटेगरी से हटा देते हैं एक बार के लिए। इस पे चलते हैं रेनफेड फार्मिंग में। ठीक है, यानी वर्षा आधारित खेती, कि वहां पे जितनी बारिश हो रही है केवल उसी के आधार पे खेती करेंगे लोग। इरिगेटेड में उनके पास नहरों की व्यवस्था होगी, इरिगेशन चैनल की व्यवस्था होगी, उनकी पानी की वाराबंदी की जाएगी, जिसके सहायता से उन्हें हर इंटरवल पे, एक निश्चित इंटरवल पे उनको मौका दिया जाएगा कि इतने टाइम है आपके पास, इतने टाइम तक इस नहर में आने वाला पानी आपका है, आप उसको यूटिलाइज कीजिए या उस टाइम को वेस्ट कीजिए, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो इरिगेटेड फार्मिंग में तो हमें समझ में आ गया कि हम पूरे के पूरे साल फसल ले सकते हैं। अब बात करते हैं रेनफेड के अंदर की वर्षा आधारित खेती में। तो हम जानते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसके अंदर मॉनसून कितने प्रकार का रहता है भाई? मॉनसून रहता है इसमें 4 प्रकार का, लेकिन जनरली हम 2 ही प्रकार का पढ़ते हैं। अब क्योंकि हम एग्रोमेट्रोलॉजी नहीं पढ़ रहे इसलिए हम बात नहीं करेंगे उसके बारे में ज्यादा, लेकिन हल्की सी बात करेंगे कि जो ये 4 मानसून सीजन है, उस 4 मानसून सीजन में से सबसे ज्यादा वर्षा जो आती है वो साउथ वेस्ट मानसून में आती है। अब ये साउथ वेस्ट मानसून का टाइम क्या रहता है, अब हमें अच्छे से पता है कि ये 1 जून को इंडिया में घुस जाता है, और राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को 1 जुलाई को एंटर करता है। ठीक है ना, 1 जून में इंडिया में घुस जाएगा, राजस्थान में 1 जुलाई में आएगा, यानी कि यही जून जुलाई अगस्त का जो महीना होगा, ठीक है, उसको हम मानसून सीजन बोल सकते हैं। और इसी महीने के अंदर बारिशें होती है ज्यादा।
आमतौर पे आपने देखा भी होगा कि इन्हीं महीनों में बारिश होती है, क्योंकि हम राजस्थान में रहते हैं इसलिए हमारे जुलाई अगस्त के आसपास बारिश होती है। ठीक है, आज भी मौसम बना हुआ है बारिश का, क्योंकि ये अगस्त का महीना है तो वही मानसून की रेंज में आ रखा है, तो थोड़ा थोड़ा मौसम बना हुआ है कि बारिश होने की संभावनाएं हैं, लेकिन वो अलग चीज है, होती है कि नहीं होती। ठीक है, हाँ, उसके बाद में अगर और आगे इन चीजों को देखा जाए तो बात करते हैं कि इस सीजन के अंदर जो खेती होती है उसको एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं तो खरीफ सीजन बोलते हैं। कि जिस इंसान के पास में ऐसी जगह पे खेती होगी जहाँ पे नहरों की व्यवस्था नहीं है, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, वो तो खरीफ सीजन में वर्षा के आधार पे क्या कर लेगा, बुवाई कर लेगा, एक फसल ले लेगा। लेकिन भाई साहब रबी सीजन में आप क्या करोगे, रबी सीजन में तो बारिश या तो होती नहीं, पहली बात तो राजस्थान में वैसे ही बहुत कम बारिश होती है, ये मानसून सीजन है फिर भी कितनी बारिश हो रही है आपको पता होगा। ठीक है, सेकेंड चीज कि रबी सीजन में तो बारिश ना के बराबर होगी, लेकिन उस कंडीशन में आप फार्मिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं अपने अपन पे डिपेंड करता है। अब अपने को फार्मिंग करेंगे तो अपने को बीज भी डालना पड़ेगा, फील्ड को प्रिपेयर भी करना पड़ेगा, हो सकता है ट्रैक्टर का खर्चा भी लगे, लेबर का खर्चा भी लगे, तो उतना, और हो सकता है कि मैं कोई न्यूट्रिएंट वगैरह उन चीजों का खर्चा भी डालूं, तो इतनी सारी चीजों का खर्चा मैं अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ, जहां अगर मेरे पास बिरानी जमीन है, अब यहाँ पे इन चीजों को समझ लेना, दो वर्ड होते हैं, एक होता है बिरानी और एक होता है नहरी। ठीक है, बिरानी किसको बोलते हैं, बिरानी बोलते हैं जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था नहीं होती है, नहरी बोलते हैं जहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था होती है। अब ट्यूबवेल को इसमें इंक्लूड मत कर लेना कि जी हमारे बिरानी जमीन है, हमने क्या कर लिया, जमीन के अंदर वो ट्यूबवेल लगा ली और वहां से पानी ले रहे हैं और उससे सिंचाई कर रहे हैं, तो वो एक अलग कंसेप्ट हो गया, वो एक अलग ही चीज है। लोग करने वाले करते हैं, बिरानी बिरानी जमीन में भी दो बार करते हैं, फसलें लेते हैं। लेकिन मान लो कि आपके पास बिरानी जमीन है, अनइरिगेटेड जमीन है, और आप वर्षा आधारित खेती करते हो, साल में केवल एक ही फसल लेते हो। अगर वैसी स्थिति है तो आप क्या करोगे, फिर से यहाँ पे आते हैं। अगर वैसी स्थिति मेरे साथ हो रही है, यानी कि मैं केवल सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम को, केवल सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, पूरे साल में केवल एक ही फसल ले रहा हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हर 2 हेक्टेयर जमीन के लिए 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लूंगा। यानी मान लो मेरे पास 40 हेक्टेयर जमीन है, 40 हेक्टेयर जमीन होने पे मैं हर 2 हेक्टेयर पे 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लूंगा, यानी 40 हेक्टेयर पे मुझे 20 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर सही जमेगा। मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति 40 हेक्टेयर जमीन पर 20 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर कर देगा। वहीं पे अगर मेरे पास 80 हेक्टेयर जमीन है तो मेरी पूर्ति 40 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि लैंड होल्डिंग के आधार पे अगर व्यक्ति के पास में सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो कर रहा है तो जमीन के आधार पे इस आधार पे वो ट्रैक्टर का चुनाव करेगा कि मेरे को कौन सी रेंज का ट्रैक्टर लेना चाहिए। ठीक है, तो वही हो गया कि अगर सिंगल क्रॉपिंग पैटर्न कर रहे हो, आप वर्षा आधारित खेती कर रहे हो, खरीफ सीजन में फसल ले रहे हो, रबी सीजन में नहीं ले रहे, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, 2 हेक्टेयर जमीन पर, हर 2 हेक्टेयर जमीन पर एक एक हॉर्स पावर बढ़ा दोगे। एग्जाम्पल यहाँ पे बोल दिया गया कि 20 से 25 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर होगा, सूटेबल रहेगा हर 40 हेक्टेयर फार्म पर। सेकंड इन्होंने क्या बोल दिया, क्रॉपिंग पैटर्न के आधार पर ट्रैक्टर का चुनाव करना। क्रॉपिंग पैटर्न क्या चीज हो जाती है, क्रॉपिंग पैटर्न हो जाता है, देखो दो चीजें होती है, एक होता है क्रॉप रोटेशन। ठीक है, होपफुली आपने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्रोनॉमी में पढ़ ली होगी ये सारी बातें, फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी जब आपने पढ़ी उस टाइम आपने सारी बातें पढ़ ली होगी। दो चीजें रहती है, एक होता है क्रॉप रोटेशन और एक होता है क्रॉपिंग पैटर्न, या क्रॉप पैटर्न बोल दो इस चीज को एक बार के लिए। दो चीजें रहती है, दोनों में डिफरेंस रहता है। क्रॉप रोटेशन के बारे में बात करेंगे तो क्रॉप रोटेशन क्या चीज होगी, क्रॉप रोटेशन में केवल इतनी चीजें हैं कि आपकी बार मैंने आपके चावल लगा लिए खरीफ में, उसके बाद में रबी में मैं गेहूं लगा लेता हूँ, खरीफ में मैं फलानी फसल लगा लूंगा, रबी में मैं ये फसल लगा लूंगा, उसके बाद में वो लगा लूंगा, ये लगा लूंगा, मतलब कि वो एक के बाद दूसरी फसल लगानी है और बदल बदल के लगानी है, और कौन सी लगानी है, वो जो थिंकिंग है वो केवल क्रॉप रोटेशन है। जब मैं क्रॉपिंग पैटर्न की बात करूंगा तो क्रॉप रोटेशन प्लस के अंदर हमारे खेत पे जितने भी रिसोर्सेस उपलब्ध हैं उस चीज को सप्लीमेंट करने के लिए उन चीजों को साथ में ऐड कर लेना, यानी क्रॉप रोटेशन प्लस मैनेजमेंट। ठीक है, फार्म रिसोर्सेस प्लस क्रॉप रोटेशन को हम क्रॉपिंग पैटर्न बोलते हैं। तो ये तो हो गया कि जब हमसे कोई स्पेशली धक्के से आकर के पूछ रहा है कि भाई साहब बताओ क्रॉप पैटर्न, क्रॉपिंग रोटेशन और क्रॉपिंग पैटर्न एक ही चीज होती है क्या, तो हम बोलेंगे नहीं, एक नहीं होती, डिफरेंस होता है। क्रॉप रोटेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन इज ए पार्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न एक बड़ी चीज है, उसका एक छोटा हिस्सा है क्रॉप रोटेशन, और क्रॉप रोटेशन तो क्रॉप रोटेशन है ही। तो वहां पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे, जनरली हम उतना नहीं घुसते इन चीजों में। तो क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में अगर बात करें, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया कि क्रॉपिंग पैटर्न आ गया तो डेफिनेटली क्रॉप रोटेशन होगा, क्रॉप रोटेशन होगा तो डेफिनेटली एक से ज्यादा फसलें ली जा रही होगी, यानी हम खरीफ सीजन में भी कर रहे होंगे और रबी सीजन में कर रहे होंगे, यानी सिंगल क्रॉपिंग वाला कंसेप्ट खत्म हो गया।
सेकंड चीज, सेकंड इन्होंने क्या बोल दी कि जब एडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल हो, एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा, कि पर्याप्त मात्रा में सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध हो और आप एक वर्ष में एक से अधिक फसलें ले रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, हर 1.5 हेक्टेयर जमीन पर 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेकर के आओगे। जैसे मान लो आपके पास क्या हो, अब फिर से आपके पास 40 हेक्टेयर जमीन है, तो 40 हेक्टेयर जमीन में आप हर 1.5 हेक्टेयर पे यानी 3 हेक्टेयर पे मैं 2 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेकर के आऊंगा, 6 हेक्टेयर पे आपके कितने लेके आऊंगा, 4 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेकर के आऊंगा, ठीक है, हर 1.5 हेक्टेयर पे 1 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर लेकर के आऊंगा। तो वही 30 से 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अब सुटेबल रहेगा 40 हेक्टेयर जमीन के लिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ तक कोई डाउट हो, कोई चीज हो समझ में ना आई हो तो बताइए। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में चलो जमीन के आधार पे तो हो गया, पर और भी कोई चीजें होती है कि ध्यान में रखने वाली? हाँ जी होती है, सॉइल कंडीशन। सॉइल कंडीशन की बात करेंगे तो देखो सॉइल 3 प्रकार की होती है, आप अच्छे से जानते हो। वैसे तो सॉइल के टेक्सचर की बात करें तो सॉइल के टेक्सचर 12 तरीके के होते हैं, अच्छे से जानते हो। सैंड, सिल्ट और क्ले कितनी मात्रा में है उसके आधार पे सॉइल के टेक्सचर बदलते रहते हैं। आप कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप अच्छे से जानते हो, फर्स्ट सेमेस्टर सॉइल साइंस में आपने पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या चीज देखते हैं, यहाँ पे हमें ये चीज देखनी है कि उतना एक्स्ट्रा नहीं सोचना, बस केवल सिंपल सोचना है कि जमीन 2 प्रकार की होती है। एक तो वो होती है जो बलुई जमीन हो, और दूसरी कौन सी होती है जो दोमट जमीन हो। यानी हमें केवल 2 ही बातें समझनी है, एक हैवी सॉइल और एक लाइट सॉइल। लाइट सॉइल कैसी रहती है, जिसका टेक्सचर मेजोरिटी सैंडी टेक्सचर हो। हैवी सॉइल कैसी रहती है, जो क्या हो, क्ले टेक्सचर हो जिसका। हैवी सॉइल को वजन के आधार पे हैवी सॉइल नहीं बोलते, हैवी सॉइल इसके आधार पे बोलते हैं कि उसमें इंप्लीमेंट जो होंगे, ठीक है, जो कृषि उपकरण होंगे, वो कृषि उपकरण कितनी आसानी से चल पाते हैं, जिसकी परमेबिलिटी ज्यादा होगी, या सॉरी परमेबिलिटी जिसकी कम होगी, उसको बोलते हैं हैवी सॉइल। वजन के आधार पे देखेंगे तो क्ले सॉइल हल्की रहती है सैंड के कंपैरिजन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल दिया गया कि अगर आपके पास क्या हो, जमीन आपकी ऐसी हो जो क्या हो, जिसका टेक्सचर लाइट हो यानी थोड़ा सैंडी हो, तो आप क्या करोगे, कम व्हील बेस वाला। अब व्हील बेस यहाँ पे नया वर्ड आया, तो व्हील बेस क्या होगा भाई, व्हील यानी पहिए और बेस यानी कि उनका स्तंभ। तो व्हील बेस का मतलब क्या हो जाएगा कि आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहियों के बीच में कितनी डिस्टेंस है, उस चीज को बोलते हैं व्हील बेस। बात समझ में आई? पहियों के बीच में डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा हम कह देंगे व्हील बेस इसका ज्यादा है, पहियों के बीच में डिस्टेंस जितना कम होगा हम कह देंगे इसका व्हील बेस कम है। तो व्हील बेस कम होना चाहिए और उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस होगा वो ज्यादा होना चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस क्या होता है कि कोई भी ट्रैक्टर होगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा है नहीं यहाँ पे, जो कोई भी ट्रैक्टर होगा वो जमीन से कितना ऊपर रहता है, उस चीज के आधार पर उसको ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। कुछ गाड़ियां होती है जो जमीन के बिल्कुल पास रहती है, गैप नहीं होता, कुछ के अंदर गैप ज्यादा रहता है। तो बस वही चीज है कि जमीन से कितना ऊपर की तरफ उठा हुआ है, उस चीज को बोलते हैं ग्राउंड क्लियरेंस। अब यहाँ पे क्योंकि टेक्सचर लाइटर है, सैंडी सॉइल होगी, तो ऑब्वियस है कि ट्रैक्टर उसमें थोड़ा सा धस जाएगा। ट्रैक्टर जब चलेगा उस पर थोड़ा सा उसमें धस जाएगा। अगर ग्राउंड क्लियरेंस कम होगा तो थोड़ा सा धस गया, और पहले ही कम था तो वो जमीन के बिल्कुल टच कर गया, जमीन के टच कर गया तो आपका ट्रैक्टर फंस जाएगा। तो इस कंडीशन में ग्राउंड क्लियरेंस ज्यादा होना चाहिए। उसके बाद में क्या बोल दिया गया कि वजन उसका कम होना चाहिए। वजन अगर ज्यादा हो गया, अब इस वाली कंडीशन में लाइटर टेक्शन है, वजन ज्यादा हो गया तो वो तो सैंड में फंस जाएगा, चल ही नहीं पाएगा उसमें। तो अगर ऐसा कंडीशन होगा, ऐसा ट्रैक्टर होगा, तो उसके लिए लाइट सॉइल सुटेबल रहेगी। जबकि हैवी सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल, ब्लैक कॉटन सॉइल को वही बोलते हैं क्ले सॉइल होती है एक टाइप की। हैवी सॉइल या फिर ब्लैक कॉटन सॉइल की बात करेंगे तो उनके अंदर ये वाली जो प्रॉब्लम्स होंगी वो नुकसानदायक होंगी। वहां पे हमें व्हील बेस ज्यादा चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस तो चलो ठीक है, सब में बढ़िया होना चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस ट्रैक्टर के लिए जरूरी रहता है, लेकिन वजन उसका ज्यादा होना चाहिए तो ही वो अच्छे से ऑपरेट कर पाएगा। ओके। उसके बाद में कुछ एक और क्राइटेरिया है ट्रैक्टर के सिलेक्शन के लिए, जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशंस आपकी हो गई। आप बहुत ज्यादा गर्म जगह पे रह रहे हो, जैसे राजस्थान बहुत ज्यादा गर्म जगह है, या फिर किसी डेजर्ट एरिया में रह रहे हो, दोनों एक ही बातें होगी। ऐसी जगह पे रह रहे हो तो वाटर कूल्ड इंजन की बजाय एयर कूल्ड इंजन को प्रेफर कीजिए। क्यों? एयर कूल्ड इंजन में पानी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वाटर कूल्ड इंजन में पानी का लेवल कम होता चला जाएगा, क्योंकि जगह बहुत गर्म है, पानी क्या कर देगा, जल्दी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी। सेकंड अगर बात करेंगे कि मैं बहुत ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रह रहा हूँ, यानी बहुत ज्यादा ऊंचे क्षेत्रों में रह रहा हूँ, जैसे कि आपके शिमला हो गया, हिमाचल प्रदेश का एरिया हो गया, उत्तराखंड के कुछ हिली एरियाज हो गए, जम्मू कश्मीर टाइप एरिया हो गया, तो वहां पे टेम्परेचर कम होगा, और टेम्परेचर कम होने के कारण आपके वाटर कोल्ड इंजन रेडिएटर के अंदर जो पानी होगा वो तो बर्फ बन जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी ना। बर्फ बन जाएगा, अपना तो सारा सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। तो वहां पे भी एयर कूल्ड इंजन ज्यादा बढ़िया रहता है। तो ये चीज समझना है इस चीज को, कि अगर बहुत ज्यादा गर्म होगा, बहुत ज्यादा ठंडा होगा, तो वहां पे हम एयर कूल्ड इंजन को प्रेफर करेंगे। आपके जो वाटर कोल्ड इंजन होता है वो ठीक ठाक एवरेज जो एरिया होगा उसके अंदर ठीक रहता है। उसके बाद में बात करते हैं रिपेयरिंग फैसिलिटीज के बारे में।
कि ऐसा ना हो कि मैं कोई फॉरेन से ट्रैक्टर इंपोर्ट करवा लूं। मैंने देखा टीवी में देखा कि यार फॉरेन में तो ना एक जॉन डियर का बहुत शानदार ट्रैक्टर है, या फिर कोई भी XYZ, जॉन डियर तो फिर भी इंडिया में मिल जाएगा, कोई भी XYZ कंपनी है जो इंडिया में है ही नहीं, उसका बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है और मेरे को पसंद आ गया। और मेरे पास पैसा तो इतना है कि यूं मानो कि बस पूछो ही मत कितना है मेरे पास पैसा, ठीक है, बहुत पैसा है मेरे पास, अनाप शनाप पैसा। और मेरे को वो ट्रैक्टर पसंद आ गया और मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया हवाई जहाज से इसको मेरे को मंगवा दो, अपने खेतों में यही ट्रैक्टर चलेगा। पैसा तो खूब है, मंगवा लिया, मेरे को क्या फर्क पड़ रहा था। अब मंगवाने के बाद में उस ट्रैक्टर में हल्की से भी कोई दिक्कत आ गई, ठीक है, तो उस दिक्कत को सॉल्व कौन करेगा? पूरे इंडिया में ऐसा कोई मैकेनिक नहीं होगा जिसको उस ट्रैक्टर का काम आता हो। बात समझ में आई ना? तो रिपेयरिंग फैसिलिटीज भी अच्छी हो, हमें ट्रैक्टर ऐसा चाहिए, क्योंकि फार्मर को एग्रीकल्चर इज ऑल्सो ए बिजनेस, ध्यान रखना। कृषि भी एक प्रकार का क्या है, बिजनेस है, और बिजनेस का टारगेट रहता है प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट कब कमाया जाएगा? जब हम इन्वेस्टमेंट ऐसा करेंगे जो इन्वेस्टमेंट क्या हो, किफायती हो। अब वहां पे मैंने वो तो उनके पास तो पैसा बहुत था, जैसे पंजाब में देखने को मिलती है ये चीजें। पंजाब में लोग क्या करते हैं, अनाप शनाप खर्चा करते रहते हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनपे बहुत बड़े बड़े बैंक लोन्स रहते हैं। तो यहाँ पे हमें वो चीजें नहीं देखनी, हमें ये चीज देखनी है कि ट्रैक्टर खरीदने जा रहा हूँ, महिंद्रा का ले लेता हूँ, अच्छा ट्रैक्टर है, जगह जगह पे काम करता है, लोकल मार्केट में काम हो जाता है। स्वराज का लेता हूँ, फोर्ड का काम फिर भी थोड़ा सा मुश्किल होगा, ठीक है, इस तरीके से मेरे को डिसाइड करना पड़ेगा। उसके बाद में बात करते हैं रनिंग कॉस्ट के बारे में। रनिंग कॉस्ट क्या, कि ट्रैक्टर की एवरेज अच्छी होनी चाहिए भैया। ऐसा ना हो कि ट्रैक्टर 1 लीटर तेल के अंदर केवल 5 किलोमीटर चल रहा है, तो इतना पैसा तो मेरे पास नहीं है कि मैं 70-80 रुपए उसमें डलवाऊं, 70-80 रुपए का पर लीटर का डीजल उसमें डलवाऊं और वो 1 लीटर डीजल में केवल 5 किलोमीटर चल रहा हो, फिर तो मेरे को बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रनिंग कॉस्ट क्या होनी चाहिए ट्रैक्टर की, कम होनी चाहिए, यानी कि उसकी फ्यूल स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है वो कम होना चाहिए। ओके, ऑयल कम यूज करना चाहिए, यानी कि फ्यूल कम यूज करने वाला हो, ध्यान रखना, ठीक है, ताकि उसकी रनिंग कॉस्ट कम आए, क्योंकि डेली का खर्चा जो होता है वो तेल का होता है, ध्यान रखना। डेली आपको सर्विस नहीं करवानी होती, डेली आपको मेंटेनेंस नहीं करनी होती, डेली का खर्चा तेल का खर्चा रहता है सबसे इंपॉर्टेंट। तो उसकी एवरेज भी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद में उसकी इनिशियल कॉस्ट, जो उसका प्रारंभिक लागत है, वो प्रारंभिक लागत यूं ना हो कि मैं 50 लाख का ट्रैक्टर खरीद लूं, ठीक है, प्रारंभिक लागत देखते हुए। अगर 50 लाख का ट्रैक्टर खरीद रहा हूं तो कल को बेचने जाऊं तो मुझे 35 लाख तो मिलना चाहिए ना कम से कम। ऐसा ना हो 50 लाख का ट्रैक्टर खरीद रहा हूँ, 2 साल बाद में बेच रहा हूँ, कोई 5 लाख में भी लेने को तैयार नहीं है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इनिशियल कॉस्ट के अकॉर्डिंग उसकी रीसेल वैल्यू भी होनी चाहिए। बात समझ में आई ना? तो ये सारी की सारी बातें होंगी, वरना क्या होगा कि मैंने पे तो बहुत बड़ी अमाउंट की थी और अब मेरे को बहुत कम, मेरा पैसा बहुत ज्यादा टूट गया। तो इन सारी चीजों को मैं ध्यान में रखूंगा और इन सारी चीजों को ध्यान में रखने के बाद में जाकर के मैं कोई डिसीजन लूंगा कि मुझे कौन सा ट्रैक्टर लेना है। ओके, तो इनमें छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कि अगर डेजर्ट एरिया होगा तो वहां पे आप कौन से टाइप का ट्रैक्टर लोगे, रिपेयरिंग फैसिलिटी, रनिंग कॉस्ट और इनिशियल कॉस्ट और आपके रीसेल वैल्यू वाली बातें तो जनरली बातें हैं, इनमें कोई बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीजें नहीं है। लेकिन आप सॉइल कंडीशन को ध्यान में रखना। क्वेश्चन कहाँ से ट्रिकी बनते हैं, जो पहली 4 कंडीशन थी उनमें थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स यूज कर ली जाती है। आपसे पूछ लिया जाता है कि पहाड़ों का एरिया है, कौन सा इंजन लोगे, एयर कूल्ड लोगे, वाटर कूल्ड लोगे। सोइल का टेक्सचर है वो हैवी टेक्सचर है, वहाँ पे बताओ कौन सा ट्रैक्टर लोगे, कम वजन वाला लोगे या ज्यादा वजन वाला लोगे। मेरे पास 50 हेक्टेयर जमीन है और 50 हेक्टेयर, अब ये एक चीज और समझना, हेक्टेयर को कई बार एकड़ में देकर के कंफ्यूज कर देते हैं, तो आपको आना चाहिए, वैसे तो मैंने बताया हुआ है लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं? 10,000 मीटर स्क्वायर होते हैं, ठीक है। 1 एकड़ में कितने होते हैं? 1 एकड़ में होते हैं 4,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ हो जाते हैं? 2.5 एकड़ रह जाते हैं 1 हेक्टेयर में। कई बार ये डाटा हेक्टेयर में ना दे करके एकड़ में दे देते हैं कि एक फार्मर है उसके पास में 40 एकड़ जमीन है, तो 40 एकड़ जमीन में बताओ कितने हॉर्स पावर का ट्रैक्टर उसको ठीक रहेगा। एक ही इरिगेशन की फैसिलिटीज है नहीं जी, साल में एक ही फसल ले रहा है, तो सबसे पहले आप 40 एकड़ को हेक्टेयर में चेंज करोगे। कैसे कर लोगे? आपको कन्वर्जेशन वैल्यूज यहाँ पे मिल गई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग करके, जैसे 1 एकड़ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0.40 हेक्टेयर, ठीक है। इनको कन्वर्ट करके आप हेक्टेयर में जैसे ही आ जाएगा उसके अकॉर्डिंग उसको बता दोगे कि भाई साहब पावर टिलर लिया वो ठीक है तेरे लिए। ओके, तो ये सारी चीजें होगी आपकी होपफुली। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं कि कंट्रोल बोर्ड या फिर डैशबोर्ड जो होगा ट्रैक्टर का, उस पर क्या क्या चीजें रहती है आमतौर पर। सबसे पहली बात करेंगे इग्निशन स्विच के बारे में, जहां पे आप चाबी लगा के स्विच को ऑन करते हो, जिससे क्या होगा कि ट्रैक्टर के अंदर बैटरी रहती है, किसी भी इंजन के अंदर बैटरी रहती है। बैटरी का काम क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने का। स्पार्क प्लग कैसे काम करेगा? बैटरी से काम करेगा। बाकी उसके जितने भी चीजें होंगी, जैसे आपके हेडलाइट्स होगी या और कोई चीजें होगी, वो बैटरी से काम करेगी। और इंजन को एक बार इनिशियल स्टार्ट करने का काम कौन करेगा? वो भी बैटरी ही करेगी। जैसे अगर मैं बात करूं किक मारना, बाइक में आप किक मारते हो ना,
तो किक मारने को आप कंपेयर कर सकते हो किस चीज के साथ में, जो ट्रैक्टर के अंदर आप आगे, जो हिंदुस्तान के पुराने ट्रैक्टर होते थे उनमें आगे आप पुली डाल के रस्सा खींचते थे ना, उस चीज से कंपेयर कर सकते हो। किक मारना उसके बराबर रहता है, ठीक है। यानी किक मारने से आप क्या कर रहे हो, मैनुअली बाइक को स्टार्ट कर रहे हो, उसमें आपको इलेक्ट्रिक स्पार्क प्लग की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। आपने एक बार पिस्टन को मूवमेंट करने में मजबूर कर दिया, उसके बाद में अपने आप काम होता रहता है, ठीक है। आगे देखिए, तो यहाँ पे ये इग्निशन स्विच काम क्या होगा, जैसे ही आप स्विच को ऑन करोगे, ऑन करने के बाद में आपका इलेक्ट्रिक करंट जो भी होगा, आपके सर्किट जो भी होंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे। उससे पहले आपकी इलेक्ट्रिक करंट वरंट किसी चीज में नहीं होगा। आप हॉर्न बजाओगे बिना स्विच ऑन किए, वो नहीं बजेगा। स्विच ऑन करने के बाद में इलेक्ट्रिक करंट आपका ऑन हो गया, तो अब आपका हॉर्न भी बज रहा है और बाइक आपकी स्टार्ट भी हो रही है, वोटेवर ट्रैक्टर आपका स्टार्ट भी हो रहा है, ठीक है। सेकंड बात की गई यहाँ पे थ्रोटल लीवर के बारे में, तो ये थोड़ा सा समझ लेना जरूरी रहता है। थ्रोटल लीवर क्या रहता है, दो पोर्ट रहते हैं, हमें ट्रैक्टर को एक्सेलरेट करना है तो उसके लिए दो व्यवस्थाएं रहती है। एक तो रहता है फुट पेडल, ठीक है, पैरों के पास में एक छोटा सा पेडल रहता है जिसकी सहायता से आप उसे प्रेस करते हो तो आपका ट्रैक्टर एक्सेलरेट होगा, यानी कि उसकी इंजन की स्पीड आप बढ़ा सकते हो। एक्सेलरेट को मैं अगर सामान्य भाषा में कहना चाहूँ, रेस देना, आप वहां से उसे रेस दे सकते हो। सेकंड, एक जो स्टीयरिंग होगा, स्टीयरिंग के पास में भी एक नॉब लगी रहती है, उस नॉब की सहायता से भी आप क्या कर सकते हो, ट्रैक्टर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। उससे भी क्या करते हैं, एक्सेलरेशन का काम होगा। उसको बोलते हैं क्या, थ्रोटल लीवर बोलते हैं। ये चीज ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कार और किसी दूसरे व्हीकल में अगर देखा जाए तो उनमें थ्रोटल लीवर नहीं होता, लेकिन ट्रैक्टर में थ्रोटल लीवर देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर को एक जगह पे खड़े खड़े एक कांस्टेंट स्पीड पे काम करना होता है। जैसे मान लीजिए मैंने थ्रेसर स्टार्ट कर लिया, तो थ्रेसर स्टार्ट कर लिया, मैं ऐसा थोड़ी करूंगा कि फुट पेडल है उस पर जाकर के ईंट रख दूंगा। आप किसी मूवीज वगैरह में देखते हो ना, कि मूवीज में उन्होंने क्या कर दिया, कोई फनी सीन देखते हो कि जो कार का एक्सीलेट होता है उस पर किसी ने ईंट रख दी और ईंट रख के ड्राइव कर रहे हैं आराम से बैठ के। तो ट्रैक्टर में ऐसा तो नहीं कर सकता मैं कि मैंने जाके उस पर ईंट रख दी। तो मैंने क्या किया, थ्रोटल लीवर को एक जगह फिक्स कर दिया। थ्रोटल लीवर को फिक्स करने के कारण ट्रैक्टर एक जैसी स्पीड में काम करता रहेगा, ठीक है। सेकंड, मान लीजिए मुझे प्लाउइंग वगैरह करनी है, तो वहां पे भी बहुत ज्यादा उस फुट पेडल को मैं दबाए रखूंगा तो पैर में भी दर्द होने लग जाएगा। इस चीज की वजह से भी थ्रोटल पेडल आपके काम कर रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। उसके बाद में बात करते हैं डीकम्प्रेशन लीवर के बारे में। तो डीकम्प्रेशन लीवर का काम क्या होगा, आपके इंजन के सिलेंडर के अंदर जो कंप्रेशन या जो दबाव होगा, उस दबाव को रिलीज कर देगा। उसको रिलीज करने के कारण आपका इंजन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। हावर मीटर, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, अपने आरपीएम मीटर बोल सकते हैं, ये आपको दिखाएगा कि आपका इंजन जो है वो कितने रेवोल्यूशन पर काम कर रहा है, कितने आरपीएम पे काम कर रहा है। लाइट स्विच, जब आपकी लाइट ऑन होगी, उसको ऑन करने के, आपके इंजन सॉरी हेडलाइट्स या फिर आपकी जो पार्किंग लाइट्स वगैरह होती है उनको ऑन करने के लिए स्विच रहता है। हॉर्न बटन, हॉर्न दबाने के लिए। बैटरी चार्जिंग इंडिकेटर, आपकी बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही है और बैटरी की कंडीशन क्या है, वो डिस्चार्ज है, चार्ज है, ठीक है, तो वो वाली चीज के लिए। ऑयल प्रेशर इंडिकेटर, तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स फीड सिस्टम रहता है, फोर्स फीड लुब्रिकेशन सिस्टम रहता है, वहां एक ऑयल गेज लगा रहता है। उस ऑयल गेज का काम क्या होगा, एक मैसेज आया कि एक बार और बताना, बताता हूँ, उससे पहले जो आगे बता रहा हूँ वो सुन लो। ऑयल प्रेशर इंडिकेटर के बारे में बात करें तो ऑयल प्रेशर इंडिकेटर का काम क्या होगा, ऑयल प्रेशर इंडिकेटर का काम होगा, सॉरी मैं बता देता हूँ, बीच में मैसेज आया थोड़ा सा वो हो गया, सुनो दोबारा। ऑयल प्रेशर इंडिकेटर के बारे में बात करें तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, ल्यूब्रिकेशन सिस्टम पढ़ाया, ठीक है। तो ल्यूब्रिकेशन सिस्टम में मैंने आपको बताया कि ये आपके नीचे आपके टैंक होगा, जो क्रैंक केज होती है, क्रैंक केज में आपका ल्यूब्रिकेशन मटेरियल रहता है, ल्यूब्रिकेशन ऑयल रहता है। वहां से पंप की सहायता से भेज दिया जाएगा, फिल्टर होकर के कहाँ जाएगा, ऑयल गेज में जाएगा। तो वो ऑयल गेज आपके प्रेशर को नाप लेगा कि जो फ्यूल आ रहा है, जो आपके ऑयल आ रहा है, इंजन ऑयल आ रहा है, लुब्रिकेशन ऑयल आ रहा है, उसका प्रेशर कितना है, और वो प्रेशर आपके डैशबोर्ड पे शो करेगा, किसके अंदर, ऑयल प्रेशर इंडिकेटर में। जिसकी सहायता से आपको पता लग जाएगा कि आपके इंजन के अंदर लुब्रिकेशन ऑयल या फिर इंजन ऑयल का लेवल क्या है, ठीक है। और अगर वो ऑयल प्रेशर कम होगा तो आप अपने इंजन में लुब्रिकेशन ऑयल या इंजन ऑयल डलवा लीजिए, जिसे आप सामान्य भाषा में मोबिल कहते हो। जिसका काम क्या होगा, काम केवल इंजन पार्ट्स को लुब्रिकेट करने का होगा, उनके अंदर फ्रिक्शन को कम करने का होगा, घिसावट कम हो इंजन पार्ट्स में और हीट कम प्रोड्यूस हो, ये काम रहेगा लुब्रिकेशन ऑयल का। फाइनली बाट करते हैं वाटर टेम्परेचर गैस के बारे में। तो ये आपने रेडिएटर वाले में कूलिंग सिस्टम में पढ़ा था कि रेडिएटर से जो आ रहा होगा वहां पे एक वो लगा रहेगा, आपके टेम्परेचर गेज लगा रहता है, जिसका काम क्या होगा, आपके कूलिंग सिस्टम के अंदर जो पानी है उसका टेम्परेचर कितना हो गया। मान लीजिए आपने 20-20, 30-30 घंटे लगातार ट्रैक्टर को काम में लिया, तो इतने टाइम में हो सकता है आपका रेडिएटर जो हो वो इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हो, पानी को ठंडा इफेक्टिवली नहीं कर पा रहा हो। तो वहां पे हमें ये आपके डैशबोर्ड में शो हो जाएगा कि भाई साहब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया इस टाइम, अब आप ट्रैक्टर को रोक दीजिए, नहीं रोकोगे तो आपके इंजन को नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहती है किसके अंदर, ट्रैक्टर के डैशबोर्ड में।
अब आप मुझे बता दीजिए कि आप कौन से पॉइंट इनमें से पूछना चाह रहे हो, यहाँ से बोलना ए बी सी डी, इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो दोबारा मैं डिस्कस करूँ, वो बता दीजिए आप। सी में क्या है, सी में कुछ भी नहीं है। देखो सी में क्या हो गया, डीकम्प्रेशन लीवर, इसका काम क्या होगा, ट्रैक्टर को बंद करने के लिए आप क्या करते हो, ट्रैक्टर को बंद करने के लिए एक स्विच सा रहता है, उसको खींचते हो ना पीछे की तरफ, तो खींचने से क्या होगा, जो ट्रैक्टर के इंजन के अंदर जो कंप्रेशन होगा, ठीक है, आपने अगर इंजन वाली क्लास ली है तो आपको समझ में आएगा कंप्रेशन क्या होता है, दबाव, जो भी इंजन सिलेंडर के अंदर दबाव होगा वो दबाव रिलीज कर दिया जाएगा, यानी उसे मुक्त कर दिया जाएगा। दबाव जब मुक्त हो जाएगा आपका इंजन काम करना बंद कर देगा, इंजन काम करना बंद कर देगा तो ट्रैक्टर रुक जाएगा। यानी बेसिकली डीकम्प्रेशन लीवर ट्रैक्टर को रोकने के लिए, उसके इंजन को बंद करने के लिए काम में लिया जाने वाला पार्ट है, जो आपने बहुत कॉमनली देखा होगा ट्रैक्टर में। ठीक है, क्या अभी ये समझ में आया कि नहीं आया डीकम्प्रेशन लीवर क्या रहता है? ओके, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं अपने। तो ये ट्रैक्टर का कुछ डैशबोर्ड का एक लुक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ऑयल गेज दिखा रखा है, ऑयल प्रेशर को बता रहा है कि ऑयल प्रेशर कितना है, कम है, ज्यादा है। ये रेड जो साइन रहता है वो खतरे का संकेत रहता है कि अगर रेड के पास अगर आपकी सुई आ रही है फिर वो खतरनाक चीज है, उससे बचो। ठीक है, यहाँ पे आपको चाबी लगाने के लिए पोर्ट होगा, इग्निशन स्विच बोल देते हैं, ये शायद हॉर्न के लिए, और बाकी इसमें कुछ शो नहीं हो रहा। यहाँ पे आएंगे तो ये जो आपको एक लीवर दिखाई दे रहा है, ये वाला लीवर, इसको कहते हैं थ्रोटल लीवर। ठीक है, ये रेस देने और कम ज्यादा करने का काम करेगा। बाकी ये काफी पुराना सा लग रहा है तो इसको छोड़ के अपने यहाँ पे चलते हैं। ये एक एक्चुअल इमेज है डैशबोर्ड की। इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंडिकेटर्स के लिए दे दिया गया, बीच में ये क्लियर नहीं दिखाई दे रही चीजें, लेकिन ये भी कोई ना कोई चीज के साइन देने के लिए। यहाँ पे आपको फ्यूल के लिए फ्यूल गेज दे दिया गया कि आपके ट्रैक्टर के ऑयल टैंक, फ्यूल टैंक में कितना फ्यूल बाकी बचा है। ये तो बाइक में भी रहता है जनरली। ये स्पीडोमीटर हो गया या जिसको ओडोमीटर भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करेंगे तो टेम्परेचर मीटर हो गया, बैटरी चार्ज हो रही है कि नहीं हो रही, किस उसका वार्निंग सिग्नल। और यहाँ पे ये ऑयल प्रेशर के लिए रह गया, ये हेडलाइट के लिए रह गया, लो बीम या हाई बीम के लिए। ये इंडिकेटर्स आपके चल रहे हैं नहीं चल रहे उनके इंडिकेशन देने के लिए। ये शायद हॉर्न रह गया, और ये क्या रह गया, इग्निशन स्विच रह गया। ठीक है, और डीकम्प्रेशन लीवर इसमें दिखाई नहीं दे रहा, नीचे की तरफ रहता है डीकम्प्रेशन लीवर जनरली। यहाँ पे अगर बात करूं तो ये थ्रोटल लीवर रह गया। ठीक है, इंडिकेटर के लिए। तो जैसा कि सुनील ने बताया, ये सेकंड लीवर जो होगा वो इंडिकेटर देने के लिए रहेगा। आप इसे ऊपर की तरफ कर दोगे तो मेरे ख्याल से लेफ्ट इंडिकेटर देगा, और नीचे की तरफ कर दोगे तो मेरे ख्याल से राइट इंडिकेटर देगा। ओके, तो कार में जैसा सिस्टम रहता है वैसा सिस्टम है, बस कार में इस साइड कैसा क्या रहता है, इंडिकेटर वाला सीन रहता है, और इस साइड आप हेडलाइट वाला सीन रहता है। हेडलाइट के लिए यहाँ पे ये ऑप्शंस दे दिए गए इसमें शायद। ये जो लीवर होगा वो थ्रोटल लीवर रहेगा, इसमें ध्यान रखना। इसको अगर आपने नीचे की तरफ करके फिक्स कर दिया एक जगह पे, वहां पे फिक्स कर दिया, तो ट्रैक्टर उसी स्पीड में चलता रहेगा। तो इस चीज को ध्यान रखना, थ्रोटल लीवर इंपॉर्टेंट चीज रहती है। उसके बाद में आगे बात करते हैं अपने कि कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है ट्रैक्टर से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो अगर सबसे पहली चीज देखी जाए तो व्हील बेस। व्हील बेस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि उसके फ्रंट व्हील्स जो होंगे और रियर व्हील्स, यानी आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहियों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा। अब देखो मैंने आपको बताया हॉरिजॉन्टल बोलते हैं किस चीज को, क्षितिज को। ये होता है वर्टिकल और ये होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये आपका आगे वाला पहिया, पीछे वाला पहिया, इन दोनों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, ठीक है, उस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, या जो क्षितिज दूरी होगी किसी भी ट्रैक्टर के या किसी भी फोर व्हीलर के। अब जरूरी नहीं होता कि ये केवल ट्रैक्टर में हो, ध्यान रखना इन सारी चीजों को। डैशबोर्ड ट्रैक्टर में भी होता है, डैशबोर्ड कार में भी होता है, लेकिन लोग ट्रैक्टर में डैशबोर्ड कम वर्ड यूज करते हैं, कार में डैशबोर्ड ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन होता दोनों में है। व्हील बेस और ये इस तरीके की चीजें जो है वो लोग सोचते हैं ट्रैक्टर में होती है, कार में नहीं होती। ट्रैक्टर में होती है, लेकिन उनको स्पेशली डिजाइन कर दिया जाता है किस चीज के लिए, फील्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर में आरपीएम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए, स्पीड को कम, आरपीएम बहुत ज्यादा घटा दिए, बढ़ा नहीं दिए सॉरी, घटा दिए, स्पीड को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया। कार के अंदर हमें आरपीएम ज्यादा चाहिए, टॉर्क उतना नहीं चाहिए होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, व्हील बेस क्या हो गया, किसी भी फोर व्हीलर के आगे वाले पहिए और पीछे वाले पहियों के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहती है, उस डिस्टेंस को क्या कहते हैं अपने, व्हील बेस कहते हैं। सेकंड बोल दिया गया ग्राउंड क्लियरेंस। तो अब ये कोई एक गाड़ी है, मान लो ये कोई गाड़ी है, इसके और यहाँ पे क्या है, ग्राउंड है। तो यहाँ से लेकर के ये इतना ऊपर है जमीन से। ठीक है, पहिए टिक रखे हैं वो एक अलग सीन है, लेकिन बाकी पहियों के अलावा जिस सारी की सारी बॉडी है वो जमीन से इतनी ऊपर है। तो जमीन से कितनी ऊपर होगी, इस ग्राउंड सरफेस से कितना ऊपर रहेगा, उस चीज को क्या बोलते हैं अपने, ग्राउंड क्लियर बोलते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस बोलते हैं। ठीक है, अगर देखो कई बार क्या होता है ना, कई बार जैसे छोटी गाड़ियां वगैरह होती है जिनमें ग्राउंड क्लियरेंस इतना होता है कि चलो ठीक ठाक है, कोई ब्रेकर ब्रेकर आएगा तो उसको क्रॉस कर लेगा, लेकिन उनमें जैसे ही 4-5 लोग बैठ गए हट्टे कट्टे साइज के, ठीक है, सेकंड उन्होंने सामान वगैरह भी रख लिया, तो अब गाड़ी क्या आ गई आपकी, लोड में आ गई। लोड में आने के कारण हो सकता है वो थोड़ी नीचे की तरफ दब जाए। ठीक है, तो हो सकता है उस टाइम ग्राउंड क्लियरेंस की प्रॉब्लम हो।
वही सेम चीज यहाँ पे बोल दी गई कि ट्रैक्टर के अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस होना चाहिए, तो ट्रैक्टर लोड में हो तो भी ट्रैक्टर को परमिशेबल वेट को लोड करने का वो अलाउ करे, तो प्रॉब्लम ना हो उसको कि वो नीचे से टकरा रहा है ट्रैक्टर आपके, बार बार नीचे लग रहा है। उसके बाद में बोल दिया गया ट्रैक, तो ट्रैक आप समझते हो, ठीक है क्या चीज होगी ट्रैक, कल अपन ने पढ़ा था एक व्हील टाइप ट्रैक्टर रहता है, एक ट्रैक टाइप ट्रैक्टर रहता है जिसको ट्रैवलर टाइप भी बोलते हैं, तो बस वही चीज है। उसके बाद में क्या बोल दिया गया, टर्निंग स्पेस, तो डिफरेंशियल यूनिट में आपने इस चीज को अच्छे से समझ लिया। टर्निंग स्पेस क्या होता है कि ये एक ट्रैक्टर आ रहा है सीधा सीधा और इसको यहीं से मोड़ खा करके वापस जाना है, इस टाइप के मोड़ को अपने क्या बोलते हैं, यू टर्न बोलते हैं, ठीक है, कि उल्टा मुड़ जाओ। अब यू टर्न लेने के लिए इसको कम से कम कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, उस चीज को बोलते हैं टर्निंग स्पेस, कि इसे यू टर्न लेने में कितना घुमाव या कितना मोड़, कितनी कटाई काटनी पड़ रही है, उस चीज को अपने क्या बोलते हैं, टर्निंग स्पेस। टर्निंग स्पेस ट्रैक्टर का ज्यादा कब होगा, ज्यादा तब होगा जब उसकी डिफरेंशियल यूनिट्स नहीं होंगी। डिफरेंशियल यूनिट नहीं होगी तो ये ट्रैक्टर जो जा रहा है वो ट्रैक्टर अचानक से शार्प कट नहीं ले पाएगा, क्योंकि शार्प कट लेगा तो शार्प कट में तो अंदर वाले पहिए जो होंगे उनको कम चलना पड़ेगा और बाहर वाले पहिए को ज्यादा चलना पड़ेगा। डिफरेंशियल यूनिट है तो ये चीज हो जाएगी, फिर तो वो तिखा मोड़ ले सकता है, ठीक है, तिखा मोड़ शार्प कट ले सकता है। लेकिन अगर उसमें डिफरेंशियल नहीं है तो ये अंदर वाले पहिए कहेंगे क्यों, हम तो खुद बराबर स्पीड में चलेंगे, हम क्यों स्लो हो। तो फिर इस कंडीशन में ट्रैक्टर को लंबा मोड़ लेकर के ही मुड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई। तो टर्निंग स्पेस जो है वो आपके क्या हो गया कि स्लो स्पीड के अंदर कितना कितनी कम से कम दूरी में आप मोड़ पा रहे हो, उस चीज को टर्निंग स्पेस बोलते हैं। ट्रैक्टर के लिए टर्निंग स्पेस कम से कम होनी चाहिए। फाइनली बात करते हैं केज व्हील के बारे में। तो केज व्हील आप यहाँ नहीं, पडलिंग जब करते हो, ठीक है, इसके अंदर पैडी की क्रॉप में जब आप पडलिंग करते हो पडलर की सहायता से, तो उस टाइम आप यूज करते हो किस चीज को, केज व्हील को। ओके, उस टाइम आप कैसे काम में लेते हो, केज व्हील को। इसको आप देख लेना, पेडी फील्ड में ही काम लिया जाता है। मैं इमेज दिखा देता हूँ आपको केज व्हील की। इस तरीके का रहता है, ट्रैक्टर के रियर व्हील्स के साथ में अटैच हो जाता है, क्योंकि पडलिंग आपको पता है स्टैंडिंग मोटर में करनी पड़ती है, और अगर हम केज व्हील का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो इसके कारण क्या नुकसान होगा, ये ट्रैक्टर जो होगा वो ये पहिए जो होते हैं वो पहिए धंसने लग जाते हैं आपके। ये 4x4 वाला सिस्टम क्या होता है, 4x4 वाला सिस्टम भी बता देता हूँ। तो ये जो पहिए होंगे वो पहिए धंसने लग जाते हैं किसके अंदर, आपके मड में। और हमें जरूरी होती है कि पडलिंग करते टाइम, आप एग्रोनॉमी में जब खरीफ क्रॉप्स पढ़ोगे तो खरीफ क्रॉप में आप पैडी की क्रॉप पढ़ोगे, वहां पे आप जानोगे कि पडलिंग कितनी जरूरी होती है किसी भी सॉरी राइस की क्रॉप के लिए पडलिंग कितनी जरूरी होती है। वो 4 चीजों को कंट्रोल करती है। अब वो 4 चीजें तो मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पे क्या क्या होती है, बस केवल यूं मानो कि पडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको इग्नोर नहीं कर सकते, और बिना केज व्हील के पडलिंग करना मुश्किल हो जाता है। अब निर्मल ने पूछा कि ये 4x4 क्या चीज होता है, ठीक है, तो वो बता देता हूँ क्या होता है 4x4। 4 पॉइंट, एक बार और, फोर्थ पॉइंट, 1 2 3 4 टर्निंग स्पेस। आपने डिफरेंशियल यूनिट की क्लास नहीं ली मेरे ख्याल से, इसलिए आपको टर्निंग स्पेस में दिक्कत हो रही है। लेट्स कंटिन्यू लेक्चर। तो अपने कहा थे, निर्मल ने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज 4x4 ट्रैक्टर, ठीक है, व्हाट इज 4x2 ट्रैक्टर। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे तो 4x का मतलब हो गया कि जी 4 पहिए होंगे, ट्रैक्टर में 4 पहिए हैं, 1 2 3 और 4, ठीक है। 4x2 का मतलब क्या हो गया कि पहिए तो 4 है लेकिन पावर केवल 2 के पास ही जाएगी। इंजन में से पावर केवल 2 ही पहियों के पास जाएगी। आपने ट्रैक्टर में ट्रांसमिशन सिस्टम पढ़ा तो उसके अंदर आगे वाले पहियों को पावर डिलीवर करने का कोई सिस्टम थोड़ी पढ़ा था आपने। आपने तो यही पढ़ा कि हाँ क्या होगा, एक क्रैंकशाफ्ट होगी, उसके पीछे फ्लाई व्हील होगा, एक क्लच प्लेट होगी, उसके पीछे गियर बॉक्स होगा, गियर बॉक्स से एक्सल पीछे जाएगी, एक पिवियन बेवल होगा, वो आगे किसको, क्राउन व्हील को रोटेट करेगा, क्राउन व्हील आगे स्मॉल गियर्स को करेंगे, स्मॉल गियर्स आगे लार्ज गियर्स को करेंगे, और वो फाइनली पीछे वाले पहियों को पावर दे देंगे। आपने ये पढ़ा। यानी 4 पहिए, 4 में से पावर 2 के पास जा रही, तो उसको बोलूंगा 4x2। 4x4 4 पहिए और पावर इंजन के द्वारा चारों पहियों को पावर दी जा रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं 4x4। 4x4 ट्रैक्टर हमें जब रिक्वायर्ड होते हैं, जब मान लो कि अब काम हेल्पफुल कैसे रहते हैं, जब मान लो पीछे वाले ये जो पहिए होंगे वो पहिए मान लो दोनों के दोनों पहिए आपके धस गए किसी गड्ढे में या कीचड़ में, आगे वाले फ्री है, पीछे वाले धस गए। अब आगे वाले पहियों में अगर पावर ही नहीं होगी, केवल पीछे वाले पहियों में पावर होगी, तो पीछे वाले पहिए यहाँ पे क्या करना स्टार्ट कर देंगे, स्लिप होना स्टार्ट कर देंगे, वो यहाँ से निकल नहीं पाएंगे, ट्रैक्शन नहीं बना पाएंगे सोइल के साथ में, अच्छा ठीक है, क्योंकि कीचड़ में फंसे हुए। उस कंडीशन में 4x4 ट्रैक्टर, तो आगे वाले भी कहेंगे लो भाई हम जोर लगा देते हैं, तो आगे वाले पहिए क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगा करके क्या करेंगे, ट्रैक्टर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है। वहां पे ये 4x4 का कंसेप्ट काम में आता है, या फिर जहां पे आपको बहुत ज्यादा हैवी लोड या हैवी वर्क करना हो वहां पे 4x4 की रिक्वायरमेंट रहती है। अदरवाइज 4x2 सफिशिएंट रहता है, इतनी कोई दिक्कत नहीं होती उसमें भी। 4x4 में बस वही चीज है कि पावर आपको चारों व्हील्स के अंदर आपको पावर मिलती है।
एक चीज और बता देता हूँ कि दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं फ्रंट व्हील ड्राइव FWD और एक रहते हैं रियल व्हील ड्राइव। तो ट्रैक्टर तो RWD टाइप के रहते हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कार्स के बारे में तो आप नोटिस करना कि जो छोटी गाड़ियां रहती है जैसे ऑल्टो वगैरह हो गई या आपके और भी छोटी गाड़ियां जैसे स्विफ्ट वगैरह भी होगी, ये छोटी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, चलो मैं एक अगर टर्मिनल में बोलना चाहूँ तो हैचबैक सेडान्स, अगर इनकी बात करें, एसयूवी की बात नहीं कर रहा, हैचबैक्स और सेडान्स की बात करें जिनको इस पर्पज से बनाया गया है कि वो सड़कों पे चले, उनको उतरना ही नहीं है कभी, कच्चे रास्तों पे उनको उतरने के लिए बनाया ही नहीं गया। अगर आप ऑल्टो लेकर के जाते हो और उसको किसी कच्ची जगह पे फंसा देते हो तो ये आपकी गलती है, क्योंकि उस गाड़ी को कंपनी ने कच्चे रास्तों में चलने के लिए नहीं बनाया। आपको अगर कच्ची सड़कों पे चलना था तो आपको शुरू में एसयूवी लेनी चाहिए थी, ठीक है, जिसको उस चीज के लिए बनाया गया है। तो जो इस टाइप की जो छोटी गाड़ियां रहती है उनके अंदर फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप का इंजन रहता है कि अब जो पावर होगी वो पावर कौन से व्हील्स में होती है, आगे वाले पहियों में होती है। और एसयूवी टाइप कार्स होती है, बड़ी कार्स होती है, पावरफुल कार्स होती है, वो रियल व्हील ड्राइव होती है, उनके पीछे वाले पहियों में पावर ज्यादा होती है। अगर कार रियर व्हील ड्राइव होगी, RWD टाइप की अगर कोई व्हीकल होगा आपका, तो पीछे से पुश किया जाएगा व्हीकल को आगे की तरफ आने के लिए, तो ज्यादा मात्रा में पावर प्रोड्यूस होगी, ज्यादा मात्रा में ट्रैक्शन लगेगा, आगे वाले उसे खींचेंगे। तो देखो एक तो दो चीजें हैं, एक तो आप किसी को धक्का दो और एक किसी को खींचो, एक तो पुल है और एक पुश है। तो पुलिंग में आपको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है और आपके पावर ज्यादा लगती है, लेकिन अगर पुश में बात करेंगे तो धक्का देने में उतनी पावर नहीं लगती, खींचने में पावर ज्यादा लगती है। ओके, तो ये एक कंसेप्ट और उससे रिलेटेड था जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज 4x4 एंड व्हाट इज 4x2। आगे बढ़ते हैं अपने किसमें कि एक ट्रैक्टर है उसको मुझे स्टार्ट करना है, तो उसको स्टार्ट करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस का ध्यान रखूं, किन किन सावधानियों का ध्यान रखूं। सबसे पहले बात करेंगे कि फ्यूल ऑयल शुड बी चेक्ड इन द फ्यूल टैंक। सबसे पहले तो देखूंगा कि भाई साहब तेल तो है कि नहीं है, कहीं पता लगे कि मैंने ये स्टार्ट कर लिया कि चलो आज तो ट्रैक्टर लेकर के हनुमानगढ़ चलते हैं और पता लगे कि रावत सर पहुंच के तेल ही खत्म हो गया। उसके बाद में बात करें कि इफ इट इज नॉट एडिक्वेट फ्यूल ऑयल शुड बी एडेड टू द टैंक, कि अगर ये पर्याप्त मात्रा में ना हो तो आप तेल डाल दो टैंक में। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नॉर्मल सी चीज है। आप कहीं भी जाओगे, बाइक से जाना होगा तो तेल तो चेक करते हो नहीं, चलते चेक करते, हैंडल को पकड़ के बाइक को हिला के देखते हो नहीं देखते कि तेल है कि नहीं है, बस भाई। सेकंड क्या बोला गया कि लुब्रिकेटिंग ऑयल शुड बी चेक बाय डिपस्टिक। अब डिपस्टिक क्या चीज होता है, मैंने आपको बताया कि एक छड़ की सहायता से क्या करेंगे, जो इन पार्ट होगा बाइक में, देखना बड़ी क्लैरिटी के साथ देख सकते हो, एक नोब सी रहती है, उसको आप खोल लोगे तो आसानी से खुल जाएगी। उसके अंदर आप एक छड़ को डुबो के देखते हो साफ करके, तो वो छड़ जितनी मात्रा में तेल में डूब जाती है, ठीक है, उतना आप देखते हो लुब्रिकेटिंग ऑयल इसके अंदर, लुब्रिकेटिंग ऑयल का उतना इसमें, हाँ उतना इसमें क्या होगा, वो लुब्रिकेटिंग ऑयल बचा हुआ है। अगर आपको नेसेसरी लग रहा है कि आपके इंजन में लुब्रिकेटिंग ऑयल की मात्रा में कमी है तो आप इसे डाल दोगे, अदरवाइज हम जनरली सर्विसेज में डलवाते हैं लुब्रिकेटिंग ऑयल। थर्ड बात करेंगे कि रेडिएटर के अंदर पानी होना चाहिए, वैसा पानी नहीं होगा तो उसको पानी को डाल दो। फोर्थ चीज चेक करेंगे कि एयर क्लीनर जो है वो क्लीन होने चाहिए, ब्लॉक नहीं होने चाहिए, अगर ब्लॉक है तो उसको साफ कर देंगे। उसके बाद में बोला गया कि ट्रांसमिशन ऑयल चेक कर लेंगे, वो भी डिपस्टिक से चेक कर लेंगे, अगर उसमें भी कोई कमी आ रही है तो उसको भी डाल देंगे। क्योंकि गियर की बात करेंगे तो गियर के अंदर भी तो घर्षण होगा ना, तो वहां पे उस घर्षण को भी रिड्यूस करने के लिए ट्रांसमिशन ऑयल डाला जाता है। उसके बाद में बात करेंगे कि टायरों में हवा का दबाव चेक कर देंगे कि टायरों में हवा का प्रेशर सही है कि नहीं है, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हवा डलवा देंगे। उसके बाद में फैन बेल्ट को हाथ से चेक कर लेंगे कि ये अगर बहुत ज्यादा टाइट है तो उनको ठीक ठीक कर देंगे, और बहुत ज्यादा ढीले है तो उनको टाइट कर देंगे। ग्रीस पॉइंट चेक कर लेंगे, ठीक है, ग्रीस पॉइंट किस चीज के लिए, कि कल पुर्जों में घिसावट होना शुरू हो जाए, ये भी लुब्रिकेशन है। जो ग्रीस जो होता है वो भी लुब्रिकेशन का एक काम करता है, लेकिन इंजन ऑयल जो होगा वो, या लुब्रिकेशन ऑयल जो होता है वो इंजन के अंदर के कल पुर्जों की घिसावट को रोकता है, और ये ग्रीस जो होगा वो इंजन के बाहरी कल पुर्जों की घिसावट को रोकता है, ठीक है। तो ये सिस्टम हो गया, इसको चेक कर लेंगे। इंपॉर्टेंट नट बोल्ट जो होंगे वो टाइट है कि नहीं है, उन चीजों को चेक करेंगे। और वाटर लेवल अपने चेक कर लेंगे कि ये सही है कि नहीं है, अगर वाटर लेवल ये ठीक नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसे बैटरी के अंदर जो वाटर लेवल होगा उसको चेक कर लेंगे, और डिस्टिल वाटर, इसे क्या कहते हैं, आसूत जल, वो डालेंगे। इसमें सिंपल पानी नहीं डाला जाता बैटरी में कभी भी, ठीक है। तो डिस्टिल वाटर या फिर आसूत जल इसके अंदर डाल दिया जाएगा। बात समझ में आई। अब आगे बात, ये कुछ सावधानियां होती है जो आपको ट्रैक्टर स्टार्ट करने से पहले ध्यान में रखनी होती है। और एक तरीके से दिस इज पार्ट ऑफ मेंटेनेंस, कि आपको अपने व्हीकल की मेंटेनेंस कैसे रखनी है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कि हम किस तरीके से एक डीजल ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, किस तरीके से एक डीजल ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं। तो वही चीजें हैं कि एक सीक्वेंस में होती है सारी चीजें। अब किस चाय बनानी है तो ऐसा होगा क्या कि पहले तो मैंने गैस बंद कर दिया, उसके बाद में मैं क्या कर लूँ कि दूध डाल दूँ,
उसके बाद में मैं क्या कर लूँ, पानी डाल दूँ, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, चाय को, दूध को उबाल लूँ, उबले हुए दूध में ठंडा पानी डाल दूँ, ऐसे थोड़ी होता है। सीक्वेंस में करना पड़ता है ना सारी चीजें, तो यहाँ भी सीक्वेंस में करनी पड़ेगी। ओपन द फ्यूल को, ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, अगर हमने फ्यूल की सप्लाई को बंद कर रखा है, अगर हमने फ्यूल की सप्लाई को बंद कर रखा है तो सबसे पहले तो वो करेंगे, उसको चालू कर देंगे कि तेल तो जाएगा ना अंदर। उसके बाद में बात करेंगे कि गियर शिफ्ट जो होगा उसको क्या करेंगे, और पीटीओ लीवर जो होगा उनको न्यूट्रल पोजीशन में रख देंगे, यानी पीटीओ को भी बंद कर दिया और कोई गियर को इंगेज ना किया, न्यूट्रल कंडीशन में रखा। उसके बाद में जो थ्रोटल लीवर होता है उसे 3/4 पोजीशन पे अपने कर लेते हैं, या थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे देंगे, थोड़ा सा एक्सेलरेशन दे देंगे। उसके बाद में बोला कि जो हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक कंट्रोल लीवर होगा उसको भी लोअर्ड पोजीशन में रख देंगे, यानी लिफ्ट्स वगैरह उनको भी लोअर्ड पोजीशन में रख दिया। क्लच पेडल वगैरह जो होंगे, ठीक है, उनको क्या करेंगे, सॉरी, क्लच पेडल को प्रेस करेंगे, और क्लच पेडल को प्रेस करने के बाद में इग्निशन की को घुमाएंगे, चाबी को जैसे ही घुमाएंगे आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। एक बार फिर से वही चीजें, गियर को न्यूट्रल कर लिया, पीटीओ लीवर अगर आपने इंगेज कर रखा है तो उसको भी न्यूट्रल कर लिया। अगर आपने क्या कर रखा है, हाइड्रोलिक कंट्रोल लीवर जो है लिफ्ट को ऊपर उठा रखा है तो उसको भी डाउन कर लो, या वो जरूरी नहीं रहता, लेकिन कर लो तो कर लो, सिस्टम में बोल दिया गया इसलिए हमने मान लिया, बाकी जरूरी नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि इसके बिना ट्रैक्टर स्टार्ट नहीं होगा, हो जाता है। थ्रोटल लीवर अगर आपको पोजीशन 3/4 रख लेनी है, अगर थ्रोटल लीवर की पोजीशन आप नहीं करना चाह रहे हो तो फुट पेडल से आप थोड़ा सा रेस्ट दे दीजिए, उसके बाद में आप चाबी घुमाइए, आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्लच दबा करके चाबी घुमाइए, आपका ट्रैक्टर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैकेनिज्म रहता है ट्रैक्टर को स्टार्ट करने का। उसके बाद में अपने बात करते हैं कि ट्रैक्टर को रोकना कैसे है। अब चलाना कैसे है वो तो हमने सीख लिया, रोकना कैसे है ट्रैक्टर को वो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, थ्रोटल लीवर जो होगा उसको डाउन कर देंगे। डाउन करने का मतलब क्या हो गया कि अगर हमने रेस दे रखी है तो उसको रिलीज कर देना है, रेस हटाओ। उसके बाद में इंजन की स्पीड को रिड्यूस करेंगे, और कम से कम जितनी कर सकते हैं उतनी स्पीड करेंगे। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर 60 की स्पीड पे चल रहा है, मैंने कहा चलो बंद करते हैं, चलो चलते हैं, पहले उसको रोको भैया, कम स्पीड पे लेकर के आओ, स्पीड को लोअर करो, उसके बाद में बात करेंगे रोकने की। फिर बात करते हैं कि क्लच पेडल को दबाएंगे और ब्रेक पेडल को भी दबाएंगे, और ट्रैक्टर को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, अपने गियर शिफ्ट को न्यूट्रल पोजीशन पर रखेंगे। कोई भी इंप्लीमेंट वगैरह अगर ट्रैक्टर के साथ में अटैच्ड होगा तो उनको धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे, और स्टॉक लीवर जो आपके डिकम्प्रेशन लीवर था उसको क्या करेंगे, पुल करेंगे, खींचेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया खींचना रहता है उसे, उसे खींचेंगे, खींचने के बाद में आपका ट्रैक्टर रुक जाएगा। अगर हमें लगता है कि पार्किंग ब्रेक्स की हमें रिक्वायरमेंट है, हैंड ब्रेक बोलते हैं इसे, कि अगर हमें पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक की रिक्वायरमेंट है तो वो लगा देंगे। अगर आवश्यक है तो ट्रैक्टर किसी स्लोप पे खड़ा है, किसी ढलान पे खड़ा है तो हम लगा देंगे हैंड ब्रेक, नहीं जरूरत तो पड़ा रहेगा। ट्रैक्टर कोई हल्की फुल्की चीज तो होती नहीं जो लुढ़क जाएगी। ठीक है, तो ये ट्रैक्टर को रोकने का मेथड था। उसके बाद में बात करते हैं ट्रैक्टर के आउटलेट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं पावर टेक ऑफ यूनिट या पीटीओ के बारे में। पीटीओ के बारे में मैं कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगा आपको यहाँ पे, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम पीटीओ के बारे में सारी बातें पढ़ चुके हैं। इवन वो स्लाइड्स भी सेम है, ये और वो स्लाइड बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है इनमें, सारी बातें वो की वो है। तो आप वहां से जाकर के पढ़ लेना। इमेज है पीटीओ की, आप वहां से देख लेना, वहां और बेहतरीन इमेजेस डाली गई है, यहाँ पे मैंने केवल एक इमेज डाल दी। उसके बाद में हुक की बात करते हैं, तो हुक मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि 3 हिच पॉइंट रहेंगे, वहां से तो किसी इंप्लीमेंट को माउंट करने का काम करेंगे, लेकिन खींचने वाली गाड़ी को जैसे ट्रॉली को जोड़ने के लिए हम हुक का प्रयोग करते हैं। तो ये सारी बातें वही है, हुक जो होगा वो हिचिंग के लिए। अब देखो इसके लिए वर्ड क्या यूज होता है, हिचिंग, और उसके लिए वर्ड यूज होता है माउंटिंग। ठीक है, तो ट्रेलर्स को या फिर स्टेशनरी मशीन वगैरह जिनको खींचना है साथ में, जैसे थ्रेशर हो गए, विनोवर्स हो गए, उनको जोड़ने के लिए काम में लेते हैं, और ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से में हुक प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रहती है। अगर आपने ये वाली स्ट्रक्चर ना देखी हो, क्योंकि ये कॉमन स्ट्रक्चर नहीं है, अगर ये वाली ना देखी हो तो ये वाला पार्ट आपने ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से में डेफिनेटली देखा होगा। ये ऊपर से हुक होगा, इसको यहाँ से निकाल, ये ऊपर से ये रिंग निकाल के और हुक को निकाल लिया जाता है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से उल्टी है शायद ये इमेज। ठीक है, मेरे ख्याल से ये इमेज उल्टी होनी चाहिए। और ये ट्रैक्टर का ये वाला जो डंडा होगा वो इनके बीच में यहाँ पे अटैच कर दिया जाएगा, बीच में ये हुक डाल दिया जाता है, और इस तरीके से आपकी ट्रॉली लिंक हो जाएगी ट्रैक्टर के साथ में, ट्रैक्टर दौड़ाओगे ट्रॉली साथ साथ दौड़ेगी। तो ये हुक रहता है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल ईजी चीज है। फिर बात करते हैं अपने थर्ड चीज 3 पॉइंट लिंकेज के बारे में। तो ट्रैक्टर में 3 पॉइंट लिंकेज कौन से होंगे वो आपको मैंने फर्स्ट स्लाइड में बता दिया। एक यहाँ से लिंक होगा, दूसरा यहाँ से होगा, तीसरा पॉइंट यहाँ से लिंक होगा। तो ये क्या हो गया 3 पॉइंट लिंकेज, इसलिए इनके बारे में भी अपने बहुत ज्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करने वाले अभी। नेक्स्ट बात करते हैं पावर टिलर के बारे में। पावर टिलर को वॉकिंग टाइप ट्रैक्टर बोलते हैं, ये चीज पहले से क्लियर है आप लोगों को। उसके अलावा पावर टिलर को हैंड ट्रैक्टर बोलते हैं, क्योंकि पीछे से बंदे को क्या करना पड़ता है,
क्योंकि पीछे से बंदे को क्या करना पड़ता है, पावर टिलर को चलाने के लिए साथ साथ हाथों का प्रयोग करते हुए चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया पावर टिलर। उसके अलावा बात करेंगे तो पावर टिलर में केवल एक ही एक्सल का प्रयोग किया जाता है। ट्रैक्टर में 4 एक्सल हो गए, एक बीच में 5 हो गए वैसे, बीच में मेन एक्सल, फिर आपके 2 फ्रंट व्हील्स के लिए और 2 रियर व्हील्स के लिए एक्सल। यहाँ पे केवल सिंगल एक्सेस का प्रयोग किया जाता है ट्रैक्टर में। और एक राइडिंग सीट भी कुछ मॉडल्स के अंदर प्रयोग की जाती है। ठीक है, यानी कि 2 पहिए आगे और एक तीसरा पहिया पीछे की तरफ डाल देते हैं और बैठने के लिए भी व्यवस्था कर देते हैं। ठीक है, पावर टिलर का जो कंसेप्ट था वो दुनिया में सबसे पहले 1920 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। पहला पावर टिलर जो था वो जापान ने बनाया 1947 में, ये ध्यान रखना, पहला पावर टिलर जापान ने बनाया था 1947 में। भारत में बात करें तो भारत में पावर टिलर 1963 के अंदर आया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ट्रैक्टर आया था 1961 में। मतलब ट्रैक्टर ऐसा नहीं है, देखो सुनना इस चीज को, ट्रैक्टर आ तो पहले ही गया था भारत में, लेकिन वो जो आया था ना वो इंट्रोड्यूस किया गया था, इंपोर्ट किया गया था वो। और यहाँ जो हम बात कर रहे हैं 1961 में, वो 1961 में ट्रैक्टर भारत में बनाने लग गए थे। और यहाँ पे पावर टिलर जो है वो इंट्रोड्यूस 1963 में किया गया था। और यहाँ पे ये आफ्टर 1963 हो गया, तू नहीं होगा। 1963 के बाद में ये कुछ कंपनीज थी, उन्होंने पावर टिलर को बनाना शुरू कर दिया भारत में। पावर टिलर की इमेज है, क्योंकि इसके बारे में आप पहले बहुत सारी चीजें देख चुके हो, इसलिए इसके बारे में और डिटेल में हम नहीं जा रहे। अगर बात करते हैं पावर टिलर के कंपोनेंट्स के बारे में, तो इसमें एक इंजन रहेगा, ट्रांसमिशन गियर रहेगा, क्लच रहेगा, ब्रेक रहेगा और रोटरी यूनिट रहेगी। रोटरी यूनिट जो क्या काम करेगी, रोटेट करने का काम करेगी, जिससे अपने रोटरी टिलर को ऑपरेट कर सकते हैं। सभी पावर टिलर के अंदर आईसी इंजन फिटेड रहता है। एट प्रेजेंट अगर बात करें तो मोस्टली पावर टिलर डीजल इंजन के साथ में आते हैं, लेकिन एक ऐसा पावर टिलर है जो केरोसिन इंजन के साथ में आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, ये वाला पावर टिलर किसके साथ आएगा, आपके केरोसिन इंजन के साथ में। कुछ दूसरे भी मेकिंग्स है, जैसे कि ये और वगैरह वगैरह होगी, तो ये डीजल इंजन की पावर टिलर्स बनाते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में बात करते हैं कि पावर टिलर जो होगा वो किस तरीके से ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे एक मैन क्लच होगा, जो कहाँ होगा, हैंडल के अंदर रहेगा। ठीक है, इस लीवर को आप जैसे ही खींचोगे तो क्या हो जाएगा, आपके ये ऑन या ऑफ की पोजीशन में आ जाएगा। खींचोगे तो ऑन रहेगा, खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ऑन की पोजीशन में आ जाएगा। लीवर ये जो होगा, उसको जब आप ऑन की पोजीशन में करोगे तो आपकी जो पावर होगी इंजन से जो जनरेट हो रही है, वो पावर मैन क्लच के द्वारा कहाँ पे दे दी जाएगी, पावर टिलर के अलग अलग हिस्सों को दे दी जाएगी। जिस तरीके से ट्रैक्टर में क्या हो रहा था, ट्रैक्टर में आपने क्या कर दिया, इंजन को स्टार्ट कर दिया, पर इंजन को स्टार्ट करने से पावर आगे ट्रांसफर नहीं हो रही जब तक क्लच जो होगी वो उसको कनेक्ट या डिस्कनेक्ट नहीं करेगी, और गियर बॉक्स से आप गियर को इंगेज नहीं करोगे, तब तक पावर आगे ट्रांसफर नहीं की जाती। ठीक है, पावर ट्रेन पूरा नहीं होता तब तक। तो यहीं पे वो चीज है कि आप लीवर को ऑन या ऑफ कर दोगे तो जो इंजन की पावर होगी, वो इंजन की पावर बाकी बचे हुए जो ट्रांसमिशन सिस्टम होगा उससे कट आउट हो जाती है। ऑफ पोजीशन पे कर दोगे तो बाकी बचे हुए पावर, बाकी बचा हुआ ट्रांसमिशन सिस्टम होगा, उससे पावर टिलर की इंजन की पावर क्या हो जाएगी, कट आउट हो जाएगी। यहाँ पे आप इन चीजों को और बेटर समझोगे। लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे आप, मैंने अच्छे से बताया भी नहीं उसमें। यहाँ पे बात करते हैं, ये थोड़ा सा आपके लिए इजी रह जाएगा कि अगर मेरे को पावर टिलर के ऑपरेशन की बात करनी है तो आईसी इंजन से चलेगा। ये जो आईसी इंजन पहले से ही पावर टिलर में फिटेड रहता है, इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंजन की पावर होगी वो मुख्य क्लच में पहुंचाई जाती है, और मुख्य क्लच में किसकी सहायता से पहुंचाई जाएगी, बेल्ट की सहायता से या फिर चेन की सहायता से पहुंचाई जाएगी। ठीक है, ये मुख्य क्लच जो होगी वो पावर को 2 भागों में या 2 रस्तों में डिवाइड कर देगी। एक रास्ता कहाँ जाएगा, ट्रांसमिशन गियर्स की तरफ जाएगा, जो पावर टिलर के पहियों को घुमाने का काम करेगा। और दूसरा ट्रांसमिशन गियर्स के साथ साथ स्टीयरिंग क्लच वगैरह, और ये क्या करेगा, ये पहियों को घुमाने का काम करेगा। और जो दूसरे रास्ता है पावर को ट्रांसफर करने का, वो कहाँ चला जाएगा, जो टिलिंग क्लच होगी आपकी, जो जिससे आपकी रोटरी टिलर्स की जो ब्लेड्स हैं, उन ब्लेड्स को ऑन या ऑफ करने का काम करेगा। तो इंजन की पावर को 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, किसके द्वारा, क्लच के द्वारा। मैन क्लच होगी, मैन क्लच आपके इंजन की पावर को 2 भागों में, 2 रूट में डिवाइड कर देगी। एक रूट आपके पहियों को पावर दे रहा होगा, स्टीयरिंग क्लच को पावर दे रहा होगा, दूसरा टेलिंग क्लच को पावर दे रहा होगा। ठीक है, तो ये चीजें सारी की सारी, क्लच का काम वही रहेगा ऑन या ऑफ करने का। अगर आपने टेलिंग क्लच को दबा दिया तो अब आपके जो रोटरी टिलर है वो उन्होंने रोटेशन करना बंद कर दिया। स्टीयरिंग क्लच को अगर आपने दबा दिया तो अब आपके पहियों ने मूवमेंट करना बंद कर दिया। ओके, तो वही सारा का सारा सिस्टम रहता है, जैसे एक सिंपल बाइक के चलाने जितना आसान होता है पावर टिलर को चलाना, बस थोड़ा सा एक बार समझना पड़ता है, उसमें लीवर्स ज्यादा होते हैं इसलिए। उसके बाद में बात करते हैं पहियों के बारे में। तो जनरली पावर टिलर में 2 न्यूमेटिक टायर्स यूज होते हैं, न्यूमेटिक टायर जिनके अंदर हवा भरी रहती है।
अब क्योंकि टायर में हवा भरी है तो बताओ भैया हवा का प्रेशर कितना होगा। तो टायर आपके पावर टिलर में जो पहिए होते हैं उनमें हवा का प्रेशर 1.1 टू 1.4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं रोटरी यूनिट के बारे में। तो पावर टिलर में ये वाला जो पोर्शन रहेगा उसको बोलते हैं रोटरी यूनिट। यहाँ पे क्या, ये जो ब्लेड्स लगी है वो ब्लेड घूमना स्टार्ट कर देंगी, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा टिलेज हो जाता है। ओके, यहाँ पे आप हैंडल्स में देख सकते हो, आपको बहुत सारे लीवर्स दिखाई दे रहे हैं। तो उन लीवर्स का काम क्या रहेगा, मैन क्लच, और इसमें आपकी स्टीयरिंग क्लच, और इसमें आपकी टेलर क्लच, ये तीनों टाइप की क्लच इसमें अवेलेबल रहती है। यहाँ आगे वाले हिस्से में इंजन फिटेड है। ओके, ये एक सिंगल एक्सल पर ये सारा का सारा डिजाइन कर दिया गया। बात करते हैं पावर टिलर की रोटरी यूनिट के बारे में। तो जिस तरीके से रोटावेटर काम करता है उसी तरीके से ये काम करता है, ठीक है। और रोटरी टाइन्स की बात करते हैं तो ये जो ब्लेड्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये ब्लेड्स तीन अलग अलग प्रकार की होती है। इन ब्लेड्स को बोलते हैं रोटरी टाइन्स। तीन अलग अलग टाइप की होती है। एक तो होती है स्ट्रेट, जैसे ये जब मैं रोटावेटर पढ़ाऊंगा आपको तो वहां पे इन तीनों ब्लेड्स के बारे में और डिटेल में बताऊंगा। तो क्योंकि ये मान लो कि रोटावेटर एक बड़ा है और उसको छोटे रूप में कर दिया गया रोटरी टेलर के रूप में, तो उसमें ब्लेड तीन टाइप की रहती है। एक स्ट्रेट ब्लेड रहती है जो बिल्कुल सीधी रहेगी, एक एल शेप्ड ब्लेड रहती है जो यू रहती है, और एक ट्विस्टेड रहती है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये इस टाइप की ब्लेड जो रहती है उनको ट्विस्टेड ब्लेड बोलते हैं, ठीक है, मुड़ी हुई या फिर कर्ल्ड, ठीक है। तो जनरली अपने जो ब्लेड यूज करते हैं वो एल शेप्ड ब्लेड यूज करते हैं अपने, स्ट्रेट ब्लेड और ये ट्विस्टेड ब्लेड को यूज कम ही करते हैं, एल शेप्ड ब्लेड को ज्यादा यूज किया जाता है। बाकी इसके बारे में, ये जो रोटरी टाइम्स है इसके बारे में, ब्लेड्स के तीन टाइप कौन कौन से है वो अपने और ज्यादा डिटेल में रोटावेटर पढ़ेंगे उस टाइम करेंगे। आगे बात करते हैं अपने स्टीयरिंग क्लच लीवर के बारे में। तो स्टीयरिंग क्लच लीवर जो होगा वो ग्रिप के साथ प्रोवाइडेड किया जाता है राइट और लेफ्ट हैंडल पे। जब हम क्या कर देंगे, लेफ्ट साइड को ग्रिप देंगे तो पावर आपके कट आउट हो जाएगा लेफ्ट साइड से, और आपके जो व्हील्स होंगे वो आपके लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगे। राइट साइड की अगर बात करेंगे, उसकी ग्रिप को अगर मैंने ऑन कर दिया तो राइट साइड को पावर मिलना बंद हो जाएगा और आपका पावर टिलर राइट की तरफ मुड़ जाएगा। यानी इसमें वैसे कोई गोल वाला स्टीयरिंग तो होगा नहीं, वही है आपने लेफ्ट साइड के व्हील्स को पावर देना बंद कर दिया। जैसे मान लीजिए आपका पावर टिलर चल रहा है यूं, आपने इन वाले पहियों को पावर देना बंद कर दिया, तो यहीं पे आपका अपने हाथ से थोड़ा सा डायरेक्शन दिया तो ये वाले व्हील्स तो अभी भी चल रहे हैं ना, इनको तो वैसे नहीं चलना, ये गोल घूम करके आ जाएंगे इस वाली पोजीशन में, ठीक है। तो इस तरीके से आपके स्टीयरिंग क्लच को यूज किया जाता है पावर टिलर में। फाइनली स्लाइड देखते हैं अगर इससे रिलेटेड, तो पावर टिलर को किन किन कामों में काम में लिया जा सकता है। इसको पडलिंग करने के काम में ले सकते हैं अपने राइस में। कटिंग या पल्वराइजिंग, पल्वराइजिंग का मतलब क्या होता है, महीन कर देना, ठीक है, सोइल को क्या कर देना, बहुत ज्यादा महीन कर देना, उसमें काम में लिया जा सकता है। कटिंग या पल्वराइजिंग काम में लिया जा सकता है आपके शुगर कैन, मेज और कॉटन जैसी क्रॉप्स के अंदर। सोविंग के काम में लिया जा सकता है। मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी कल के लेक्चर में, जिसमें पावर टिलर के साथ में सोविंग मशीन को अटैच कर रखा था। इंटरकल्चरल वर्क्स में इसको काम में ले सकते हैं। स्प्रेइंग के काम में इसको ले सकते हैं, और ट्रांसपोर्टिंग के काम में ले सकते हैं। कल मैंने आपको एक इमेज दिखाई थी जिसमें एक छोटी ट्रॉली अटैच कर रखी थी पावर टिलर के साथ में, ठीक है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट काम है जिनमें हम पावर टिलर को काम में ले सकते हैं। कल मैंने आपको कमांड एरिया के बारे में बताया था कि अगर आपके पास में एक जोड़ी बैल है तो आप 2 हेक्टेयर जमीन पे मजे से खेती कर सकते हो। अगर आपके पास में एक पावर टिलर है तो आप 5 हेक्टेयर एरिया पे मजे से खेती कर सकते हो। अगर आपके पास एक ट्रैक्टर है तो आप 15 हेक्टेयर एरिया पे आराम से खेती कर सकते हो। इतने इनका कमांड एरिया रहता है, सफिशिएंट रहते हैं। इससे ज्यादा है फिर आपको संख्या बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद में ये लेक्चर आपका खत्म होता है, ट्रैक्टर से संबंधित सारी बातें आपकी कंप्लीट होती है। और इतना ही था आपके सिलेबस में, और सिलेबस से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही करवाया गया, कम नहीं करवाया गया। तो ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं।